Hello dear students, our today's topic is tax deducted at source, TDS। इनकम टैक्स में एक चैप्टर है कि टीडीएस किस चीज पे कितना कटेगा। टीडीएस के रिगार्डिंग तो पूरे इनकम टैक्स में आप पढ़ते रहे हैं, लेकिन अब आप एक स्पेसिफिक चैप्टर ही पढ़ने जा रहे हैं टीडीएस के ऊपर। तो टीडीएस क्या है? कोई भी पेयर पेई को कोई इनकम पे करेगा। सपोज आई एम पेइंग रेंट 1 लाख पर मंथ टू द पेई लैंडलॉर्ड 12 लाख, तो आई हैव टू डिडक्ट टैक्स या टीडीएस आउट ऑफ द पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड। ऐसे ही बैंक आपको एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा है, सपोज 80,000, तो बैंक इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। कितना? वो रेट है 10%, किसी पे कितना है, वो कब कटेगा, उसकी कंडीशन क्या है, इसके रिगार्डिंग ये चैप्टर हमें सारी बात बताएगा। तो ये 3 तरह के कंसेप्ट इसमें रेलिवेंट है। सेक्शन 190 के अंदर सेक्शन 190 कहता है टीडीएस कटता है, एडवांस टैक्स के रूल अप्लाई होते हैं, और एक टीसीएस है 206 सेक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, एक इसके लास्ट में ही टॉपिक है ये, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। जैसे आप महंगी कारें खरीदें 10 लाख से ऊपर वाली, तो उसके ऊपर 1% क्या है, टीसीएस लगता है। आपने 15 लाख की कार खरीदी तो जीएसटी की तरह वो आपसे क्या लेंगे, 15,000 का टीसीएस लेंगे। ऐसी वाइन खरीदोगे बल्क में तो भी टीसीएस लगेगा, हर्बल लकड़ी वगैरह खरीदोगे तो भी टीसीएस है। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जैसे कि आपको एजेंसी वाले वाइन देंगे कंपनी वाले, तो वाइन बार का वो जीएसटी के तरह टीसीएस लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे। और ऐसे ही आप कार खरीदोगे महंगी, तो वो कार 20 लाख की खरीदोगे तो 1% कंपनी वाले एजेंसी वाले आप कंज्यूमर से 20,000 रुपये टीसीएस और लेंगे, आपके पैन पे जमा कर देंगे। ये रूल इनकम टैक्स ने बनाया। यहाँ कोई इनकम अराइज तो नहीं हो रही उस तरह से कि टीडीएस का रूल लगे। वो कहते हैं महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बल्क में वाइन खरीद रहे हैं, तो हमारी नॉलेज में तो आए ये लोग कैसे करके इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो एक टीसीएस का रूल बना दिया गया, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसके रूल डिटेल में लास्ट में आप पढ़ेंगे। एडवांस टैक्स पे पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, 234A B C वो पढ़ा था ना कि इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है अगर 10,000 से ऊपर टैक्स बनता है। तो टीडीएस का टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूं। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इनकम टैक्स कहता है यू मस्ट पे योर टैक्स एज वेल एज यू अर्न इनकम। क्यों अपा आज कमाए कल टैक्स क्यों दें, आज कमाए आज क्यों नहीं, इसलिए रूल बना कि एज वेल एज यू अर्न यू हैव टू पे योर टैक्स। इसीलिए एडवांस टैक्स का रूल बना। ऐसे ही टीडीएस कि आपको हर महीने रेंट आ रहा है, तो क्यों ना सामने वाला टेनेंट टीडीएस काट के दे, ताकि साथ के साथ टैक्स इनकम टैक्स में जमा हो जाए। और इनकम टैक्स की सेफ्टी भी है इसमें। कल को बंदा गायब हो जाए तो कम से कम टीडीएस का अमाउंट तो इनकम टैक्स को बच गया। कल को डिफॉल्टर है, बैंक की एफडी का लाख रुपए इंटरेस्ट बना, कल को टैक्स ना भरे, तो इसलिए बैंक ने अगर 10% टीडीएस काटा होता 10,000, तो इनकम टैक्स को 10,000 तो आ जाता। एक तो यह है कि एज वेल एज यू अर्न यू हैव टू पे योर टैक्स, तो एडवांस टैक्स टीडीएस इसलिए बने। दूसरी वजह यह कि इनकम टैक्स की नॉलेज में आ जाता है सारा मैटर। आपने एफडी करवाई, क्या पता करवाए बैठे हो आप एफडी, आराम से इनकम आ रही है, तो इनकम टैक्स की नॉलेज में आ जाएगा। अच्छा इसका टीडीएस कटा है, पता करो इतना टीडीएस कटा है, तो इसके पास एफडी करवाने को पैसा कहाँ से आया, तो इनकम टैक्स की नॉलेज में आ जाता है टीडीएस कटने के बाद। टेनेंट ने काटा मालिक का टीडीएस रेंट पे, तो इनकम टैक्स को पता लगा अच्छा इस आदमी को इतना रेंट आ रहा है, फिर पता करेगा इसके पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो इनकम टैक्स की नॉलेज में झमेले में फंस जाएगा। ऐसी आप महंगी गाड़ियां खरीदो तो इनकम टैक्स कहाँ आरटीओ ऑफिस से इंक्वायरी करेगा, महंगी गाड़ी किस किस ने खरीदी, कर सकता है, पर वो बढ़िया तरीका चला दिया, इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं। गाड़ी 10 लाख से ऊपर की खरीदोगे तो एजेंसी वालों को कह दिया कि सामने वाले से अपने पैसे तो ले लेना जीएसटी जोड़ के, प्लस अगर 10 लाख से ऊपर अमाउंट हुआ गाड़ी का तो आप 1% एक और चीज लेना, दैट इज टीसीएस, और ये टीसीएस का अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
15 लाख की गाड़ी खरीदी तो एजेंसी वाला आपको कहेगा लाओ सर 15,000 रुपये और दो। आप कहते हो किसी के, कहते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, एक रूल है उसके, या आपके नाम से ही जमा करूंगा। आप अपने 26A फॉर्म में देख लेना साइट पे जाके, आपके पैन नंबर पे जमा मिलेगा ये, तो मैं आपके ही पैन नंबर पे जमा करवाऊंगा सर। नॉलेज आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा रूल है। तो क्या हुआ, थोड़े दिन पहले एक बंदा आया मेरे पास, कहता जी मैंने सुना है कि सीएस जो हैं टीसीएस कटा हुआ है उसका रिफंड दिलवा देते हैं। मैंने कहा किस चीज़ का टीसीएस है? उसने बताया जी फॉर्च्यूनर कार खरीदी है 40 लाख रुपए की, तो 40,000 रुपये का टीसीएस भरा है मैंने, क्या वो टैक्स आ सकता है? मैंने कहा वो तो आ जाएगा, पर तेरी इनकम के सोर्स बता, तूने गाड़ी ली है, रिटर्न भरेंगे तेरी तो ही आएगा। क्या वो नहीं मुझे बताना? मैं कहा फिर रिटर्न भरे कैसे आ जाएगा? इनकम टैक्स कहता है यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। अब तुम बताओ तुम्हारा टैक्स कितना बनता है, इनकम कितनी? अगर तुम्हारा टैक्स नहीं बनता तो ये टीडीएस या टीसीएस जो कटा है ये क्या आ जाएगा? रिफंड। पर वो डर गया भी, इनकम टैक्स को बताना आसान थोड़ी है कि गाड़ी कहाँ से ली इतनी महंगी। मैंने कहा तू छोड़ वापस लेने की, तू तो दे के आएगा उनको, वापस लेने की बातें करता है 40,000, तुझे 40 लाख रुपए का सोर्स बताना पड़ जाएगा। और अब भी डर खत्म नहीं हुआ, इनकम टैक्स नोटिस काट सकता है। जिसका 40,000 टीसीएस कार का कटा हो तो 1% के हिसाब से तो उसके पास 40 लाख की कार के लिए 40 लाख कहाँ से आए? When you are not filing your income tax return, तो how can you manage ₹40 लाख? या तो आप जिम्मेदार हो, बहुत बड़े जमीनें हो उस पर टैक्स ही नहीं है, इनकम टैक्स, जमीनें हो, मोटे इनकम आती खेती की, तो ऐसे बच जाओगे। ऐसा कुछ था नहीं उस बंदे का, बोलो रिटर्न भर नहीं रहा, 40 लाख की गाड़ी ले रहा है, तो इनकम टैक्स उसे अब भी खींच सकता है, पता कर सकता है भैया तू बता, एजेंसी से एड्रेस और सब कुछ तो आ ही गया उसके पास, इनकम टैक्स के पास पैन नंबर भी है, तो ही टीसीएस जमा हुआ। तो ये झमेले में फंसाने के लिए हैं टीडीएस, टीसीएस, ये सारी चीज़ें। वाइन का तो मैंने बताया था, वाइन के ऊपर टीसीएस इसलिए लगाया क्योंकि वाइन के जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो ज़्यादातर आप देखो असली मालिक कोई और है पर्दे के पीछे, क्योंकि वाइन बेचने के काम में रिस्क होता है। शराबी लोग लड़ पड़े, वैसे मर गए, नाम आ गया, जहरीली शराब दे दी, खासकर लोकल ब्रांड बेचते हो आप, तो क्या होता है, मान लो अमनदीप सिंह ने ठेका ले लिया, वाइन का लाइसेंस ले लिया, ठीक है, देसी शराब बेचता है अमनदीप सिंह। आप देखना अमनदीप सिंह के पैसे होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट अमनदीप सिंह के नाम ही नहीं होगा, राम कुमार उनका नौकर है, उसके नाम है, बोलो ठेका राम कुमार के नाम है, पैसा अमनदीप सिंह का है। कल को कोई पंगा हो गया, कोई शराब पी के मर गया या कुछ, कौन फंसेगा? राम कुमार बचा लेंगे, कोई नहीं, जेल में भी उसको खर्चा पानी दे देंगे। ऐसे करते हैं लोग। अब राम कुमार के नाम लाइसेंस आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर का वाइन का 1 साल का होता है या 2 साल, ज़्यादातर 1 साल। साल बाद राम कुमार के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों की शराब बेची, बेच बाच के वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वाइन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब देखो वो पैसा हजम किसका? अमनदीप सिंह का। अब राम कुमार के नाम ठेका है, इनकम टैक्स उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा? जब इनकम टैक्स देखेगा इन्होंने इतनी शराब बेची, खरीदी, नोटिस काटेगा, किसके नाम काटेगा नोटिस? राम कुमार के। राम कुमार भाई जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कौन सा इनकम टैक्स, कौन सा मर्चेंट, उसको पता ही नहीं है कि क्या उसके नाम से वाइन का ठेका चल रहा है। अब इनकम टैक्स राम कुमार पे क्या एक्शन ले? उसके पास तो नथिंग टू पे। तो इनकम टैक्स समझता है कि इसके पीछे कोई और लोगों का कारस्तानी है, बीच में लोग इन्वॉल्व हैं। तो इनकम टैक्स ने ऐसी प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए रूल ही बना दिया, भैया वाइन खरीदोगे ना बड़ी बड़ी कंपनी से, 100 पाइपर या बैग पाइपर या ब्लेंडर प्राइड जो भी, वो कंपनी वाले क्या करेंगे, आपका 1% टीसीएस पहले काट लेंगे। आपने साल में 5 करोड़ की शराब खरीदी तो 5 लाख टीसीएस भी आपसे ले लेंगे। कम से कम इनकम टैक्स को 5 लाख रुपए तो पहुंच गया ना, समझे? अब राम कुमार ना भरे रिटर्न, भाग जाए तो भी इनकम टैक्स की जेब में तो माल आ गया ना, 5 लाख ऐसे। तो इस तरह का सिस्टम। और बेचारे वो शराब बेचने वालों को ये नहीं पता कि टीसीएस रिटर्न भर के अगर टैक्स कम बनता है आपका तो ये रिफंड भी आ सकता है, कईयों को नहीं पता। बड़े अकाउंटेंट आते हैं, वो जाके सीधा वाइन मर्चेंट को कहते हैं तुझे टैक्स का पैसा दिलवा दे, वो कहता कौन सा, उसे पता ही नहीं होता। उससे समझाते हैं भैया हम करेंगे तो तेरे को पैसा आएगा, 50-50 कर ले ऐसे। टीसीएस उनका उनको पता ही नहीं है, वो अकाउंटेंट जाके उनसे सेटिंग कर लेते हैं और वो वाइन मर्चेंट कहता है मेरा कुछ लगेगा तो नहीं, कहता ना तेरा कुछ नहीं लगेगा। उनकी रिटर्न बना के भेज देते हैं, रिफंड आ जाता है, कल को शेयर कर लेते हैं ऐसे। तो वो टीसीएस का पैसा है, कम से कम वो राम कुमार इधर उधर हो जाए तो सरकार को टीसीएस तो वसूल हो गया ना, तो इसलिए ये रूल चलाए हैं टीसीएस। ओके,
टीडीएस, टीसीएस, ये सारे रूल अपने को फॉलो। तो ये कह रहा है टीडीएस में इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दी ये क्यों बना है। ना टीडीएस काटने पे कौन लायबल है? पेयर। मैंने आपको रेंट देना है टेनेंट हूं मैं, तो आई एम लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। मैंने नहीं काटा, मैंने आपको पूरा रेंट दे दिया, तो कल को इनकम टैक्स मुझे उठाए फिरेगा, मुझे प्रोसिक्यूट करेगा, मेरे पे पेनल्टी लगाएगा कि सुमित तेरी वजह से क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, वो लैंडलॉर्ड तो दे ही नहीं रहा, टैक्स गायब है, तूने डिडक्ट किया होता टीडीएस तो मुझे हमें कुछ बना होता। ऐसे इस केस में ऐसा है, मेरे पे एक्शन हो सकता है, आई एम असेसिंग डिफॉल्ट, मैंने टीडीएस क्यों नहीं काटा, इनकम टैक्स का नुकसान है। इसमें कई कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। टीडीएस डिडक्ट ना करने के क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं? फॉर नॉट डिडक्टिंग टीडीएस क्या हो सकता है? यू कैन बी ट्रीटेड एज, कौन? यू से मतलब मेरा पेयर से है, पेयर। यू कैन बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। इनकम टैक्स आपको क्या असेसी इन डिफॉल्ट मान के टैक्स निकलवा सकता है। योर एक्सपेंसेस कैन बी डिसअलाउड। मान लो आपने 12 लाख रुपए रेंट पेड किया, अगर टीडीएस नहीं काटा तो 12 लाख का आपको सेक्शन 40A(1) ने क्या कहता है 30%, 360 क्या हो सकता है आपको डिसअलाउड भी हो सकता है। जब टीडीएस जमा हो जाएगा तो अलाउ कर देंगे, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं। पर इनकम टैक्स कहता है एक बात है, अगर मैंने लैंडलॉर्ड का टीडीएस नहीं काटा, मानना गलती है, लैंडलॉर्ड से मेरी बात हुई क्या सर एक गलती होगी ऐसे, लैंडलॉर्ड बहुत बढ़िया आदमी कहता बताओ क्या करना है, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लैंडलॉर्ड ने खुद ही टैक्स भर दिया, इंश्योर करवा दिया मैंने इनकम टैक्स को, सर ही इज एब्सोल्युटली रेडी टू पे द होल अमाउंट ऑफ टैक्स। मैंने डिडक्ट किया होता तो वो कम टैक्स देता, अब उसने पूरा टैक्स भर दिया, सर वो टीडीएस का अमाउंट इक्विवेलेंट आपको मिल चुका है। तो इनकम टैक्स कहता है वेल इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है ना, अगर टीडीएस तूने नहीं काटा लेकिन पेई ने सारा टैक्स का अमाउंट जमा करवा दिया है तो इट्स ओके, कोई फॉल्ट उसमें नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इनकम टैक्स कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कह रहा है कि टीडीएस डिडक्ट करना है वरना आप पे एक्शन हो सकता है। आप पे क्या एक्शन हो सकता है मैंने थोड़ा आइडिया दिया है, उसके अकॉर्डिंग चलो। तो पेयर को टीडीएस काटना होता है। अब ये जो टीडीएस है ना, काफ़ी सेक्शन है, लॉटरी के, हॉर्स रेस के, सैलरी के, ऑन पेमेंट बेसिस पे, पेमेंट बेसिस, जैसे सैलरी है, लॉटरी की इनकम है, हॉर्स रेस की विनिंग है, या कंपनसेशन रिसीव हो रहा है आपको कहीं से, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कंपनसेशन एटसेट्रा, उनमें रिसीव बेसिस पे है। जब आपको मिलेगा तब टीडीएस कटेगा। टीडीएस व्हेन टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड, पेमेंट बेसिस पे टीडीएस कटता है। लेकिन जैसे इंटरेस्ट की इनकम है, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट है, रेंट की पेमेंट है, रेंट की पेमेंट है, कमीशन की पेमेंट है, कमीशन की पेमेंट है, कोई प्रोफेशनल फीस है एटसेट्रा, इन सब में टीडीएस कटता है। पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट, जब एक्चुअल पेमेंट हुई, और अमाउंट क्रेडिटेड इन बुक्स विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। मतलब कहने का, मान लो मैंने किसी को रेंट देना है, रेंट नहीं दिया पर मैंने पेयर ने बुक्स में एंट्री कर ली, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, नहीं दिया, एंट्री कर ली ना, बुक्स में एंट्री होगी, एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, विच एवर इज अर्लियर, एंट्री वाली डेट को ही टीडीएस काट लो। अगर पेमेंट होगी, अभी बुक्स में एंट्री नहीं हुई, तो विच एवर इज अर्लियर पेमेंट के अकॉर्डिंग टीडीएस काट लो। लेकिन सैलरी, हॉर्स रेस, कंपनसेशन एटसेट्रा में तो टीडीएस पेमेंट बेस पे, जब पे होगी सैलरी तब कटेगा, ड्यू बेसिस पे नहीं। लॉटरी जब तक मिलेगी नहीं टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट, रेंट पेमेंट, कमीशन पेमेंट एटसेट्रा, इन सब में जब एक्चुअल पेमेंट हो या बुक्स में जब एंट्री हो, विच एवर इज अर्लियर, उस बेस पे टीडीएस कटेगा। और एक बात, सैलरी में टीडीएस ऑन सैलरी जो कटता है वो कटता है स्लैब रेट से, स्लैब रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। वही
250 क्या होते हैं आपको पता है, एग्जाम्ड। नेक्स्ट 250 पे क्या होगा 5%। अबव 5 लाख क्या होगा 5 to 10 लाख। नेक्स्ट 5 से 10 के बीच में 20%। अबव 10 लाख क्या होगा, अबव 10 लाख पे 30%। ये सब रूल आप पढ़ते हैं। ओके तो स्लैब रेट से जितनी आपकी सैलरी बनती है, बेसिक, परक्विजिट, अलाउंस वगैरह जोड़ के स्लैब रेट के हिसाब से टीडीएस लगेगा, ये कह रहा है। स्लैब रेट अप्लाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। स्लैब रेट की आपको थ्योरी लगानी है, ठीक है। तो वो कह रहा है स्लैब रेट से प्लस ये जो टैक्स बनेगा इसमें सरचार्ज भी जोड़ना है। सरचार्ज कितना 10%, 15%, 25% और 37%। 10% कब, जब 50 लाख से ऊपर इनकम हो, जब 1 करोड़ से ऊपर इनकम हो, जब 2 करोड़ से ऊपर इनकम हो, जब 5 करोड़ से ऊपर सैलरी हो, तो उस केस में सरचार्ज ज़्यादा हो सकता है। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, यानी सैलरी पे कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है टीडीएस की, इंटरेस्ट की तरह, लॉटरी की तरह 30, इंटरेस्ट की तरह 10% ना, सैलरी पे स्लैब रेट से लगता है। यानी आपकी सैलरी अगर मान लो 9 लाख रुपए है तो टीडीएस कितना बनेगा, सैलरी 9 लाख है तो 9 लाख पे टीडीएस बना लो। आम आदमी है 40 साल का तो 5 लाख से ऊपर के 4 लाख पे 20% और प्लस 12,500, 92,500। यानी मान लो आपकी टैक्सेबल सैलरी की जो इनकम है, और मतलब यही आपकी इनकम है, और आफ्टर डिडक्शंस एटसेट्रा सब मिला के आपकी 9 लाख बनती है, जो भी एटीसी वगैरह काट के 9 लाख पे टैक्स बनाओगे तो ये बनेगा 92,500। ये आपकी जो सैलरी है 92,500, 92,500। तो 92,500 पे आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, 96,200। ठीक है, इसको आप 12 से डिवाइड कर लो। हर महीने टीडीएस कितना कट जाएगा, हर महीने लगभग 8,016 पर मंथ कट जाएगा। 96,000 काटना है, 12 से डिवाइड करो, हर महीने ये टीडीएस कट जाएगा। जो सैलरी पे टीडीएस कटता है उसकी कोई फिक्स रेट नहीं, बंदे की सैलरी जोड़ो, सैलरी के अंदर जो भी उसके अलाउंस, परक्विजिट, स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करो। कितने रुपए की है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए, वो आएगा अमाउंट। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट कर लो, और कोई इनकम है तो एडजस्ट कर सकते हो। सैलरी पे टीडीएस का रूल पढ़ूं तो सैलरी कौन सी निकाल लो आप, टैक्सेबल। टैक्सेबल सैलरी मीन्स सारे अलाउंस, परक्विजिट ले लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन काट लो। ठीक, कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो एडजस्ट कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। दूसरे हेड से हाउस प्रॉपर्टी किसी भी हाल में 2 लाख से ज़्यादा कम नहीं हो सकता, याद रखना, वो कम कर सकते हो। अगर कोई और इनकम है तो जोड़ सकते हो, लॉस नहीं कोई। ये अदर इनकम बताना ना बताना आपकी चॉइस है तो इनकम टैक्स को बता दो, वो जोड़ लेगा टीडीएस काटते वक्त, ना बताओ तो भी कोई बात नहीं, आपकी चॉइस। ये जोड़ेगा इनकम टैक्स, लॉस तो एक ही लेगा कंसीडरेशन में, कौन सा, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, वो भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी भी हेड में हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख से ज़्यादा कम नहीं होता। ओके, तो इनकम टैक्स कहता है कि तू अपनी इनकम बता दे, अगर बतानी नहीं बतानी तो कोई बात नहीं, ये तेरे पे कंपल्शन नहीं है। कोई इंटरेस्ट, रेंट, कोई और इनकम है जोड़ लो, ठीक है, बिजनेस वगैरह, लॉस नहीं बताने। अदर हेड्स लॉस, अदर हेड्स लॉस एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस आर टू बी इग्नोर्ड। बता क्यों रहे हो, इनकम टैक्स नहीं कहता, नहीं ध्यान देना, इनकम जोड़ लेगा, इनकम लॉस नहीं। तो ये आ गई इनकम, इसमें से कोई 80C से 80U तक की डिडक्शन है तो काट लो, एक्सेप्ट 80G, क्योंकि 80G तो बड़ा झमेला होता है, फाइनल इनकम पे ही करना चाहिए उसे, वो छोड़ते हुए बाकी डिडक्शन काट लो। ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। इस पे स्लैब रेट से क्या लगा लो, टैक्स बना लो, इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जितना टैक्स आएगा उसको 12 मंथ से डिवाइड कर लेना, पर मंथ टीडीएस जो अमाउंट है वो आ जाएगा। ये प्रोसेस है पूरी।
सैलरी पे टीडीएस कैसे कटता है? सैलरी पे टीडीएस जो है वो कटता है इस तरह से। आप अपनी सैलरी में बेसिक, अलाउंस, परक्विजिट सब जोड़ लो, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लो, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। कोई 89(1) की रिलीफ है वो एडजस्ट कर लेना, टैक्स में से कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं है, आ गई, ठीक है। कोई लॉस हाउस प्रॉपर्टी बता दो, वो कम कर लेगा इनकम टैक्स। कोई और इनकम है तो इनकम बता दो, लॉस नहीं कोई और कंसीडर करेगा, इनकम जोड़ लो तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम बना लेगा एम्प्लॉयर आपका। लेस कर लो 80C से U तक की अगर कोई डिडक्शन आपकी है तो आप 80G छोड़ के कोई भी डिडक्शन, 80G में ना वो एडजस्टेड GTI पांचों हेड फिर अच्छे से पता हो तो ही हो पाएगा, नहीं तो एम्प्लॉयर कहता है हमारे बस का नहीं है ये, 80G साइड में कर दो, बाकी कोई डिडक्शन 80C 80D मेडिकल कुछ भी लेस करो। टोटल इनकम पे टैक्स बनाएगा, स्लैब रेट 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20% और 10 लाख के बाद 30%। सरचार्ज एजुकेशन लगेगा, सरचार्ज तो 50 लाख के बाद ही लगता है, प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस जो आएगा उसको 12 से डिवाइड करो, पर मंथ टीडीएस आ जाएगा। हो सकता है आपकी नौकरी 8 महीने हो, बस पहले नौकरी नहीं थी तो 8 महीने की एक्सपेक्टेड सैलरी जो है जोड़ लो, जोड़ेगा एम्प्लॉयर, पहले महीने में जोड़ लेगा, अभी 8 महीनों में ये मिलेगी इसको, जोड़ेगा। कोई और हेड है जोड़ लो, दोगे तो आप देना चाहो दे दो, नहीं तो रहने दो, चॉइस आपकी है, ठीक है। नहीं तो अपनी रिटर्न भरोगे तब एडजस्ट कर लेना अदर इनकम। कोई लॉस बताना है तो हाउस प्रॉपर्टी का बता सकते हो, कोई और लॉस बताना अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो आपको इनकम टैक्स कहता है कि इस तरह से आपका एम्प्लॉयर 80C से 80U तक की डिडक्शन भी कम कर लेगा, सिर्फ कौन सी छोड़ के 80G, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है, वो लेके टैक्स बना के 8 महीने का है तो 8 महीने की सारी चीज़ें बना लेगा, पहले है ही नहीं 4 महीने और कुछ, तो जो बनेगी उसको 8 महीने से डिवाइड कर लेगा, 8 मंथ से, पर मंथ टीडीएस आ जाएगा। तो इस तरह से सैलरी पे टीडीएस करता है। मैं बताना चाह रहा हूँ, आप एम्प्लॉय हो इंडिया के या फॉरेनर एम्प्लॉय हो, भारत सरकार आपको सैलरी दे रही है तो उस पर भी टीडीएस का यही रूल है, ठीक, सरचार्ज के साथ। और ऐसे ही फॉरेन कंपनी को कोई इंटरेस्ट या कोई इनकम आती है तो उस पर टीडीएस में सरचार्ज एजुकेशन सेस जोड़ के टीडीएस कटता है। तो या तो सैलरी पे सरचार्ज और एजुकेशन सेस जोड़ के टीडीएस कटता है, या एनआरआईज को, फॉरेन कंपनीज को कोई पेमेंट होती है तो सरचार्ज एजुकेशन सेस लगता है। हेल्थ एजुकेशन सेस एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल ऑन टीडीएस रेट, ये कब, या तो सैलरी पे एप्लीकेबल है या पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट में एप्लीकेबल है। सैलरी में एप्लीकेबल है या पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट में, बाकी चीज़ों में फ्लैट टीडीएस है, 10%, 30%, 20% जो भी, उसमें टीडीएस नहीं, 1%, 2%, कोई हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं, फ्लैट। सैलरी में है सरचार्ज एजुकेशन का पंगा, या किसी फॉरेनर को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट होती है तो सरचार्ज एजुकेशन सेस अप्लाई होता है। पेज नंबर 2 पे नीचे नीचे ये बात बोली हुई है कि रेट ऑफ टीडीएस जो है वो क्या है, वो सरचार्ज एजुकेशन कंसीडर किए बिना है, सैलरी में कंसीडर करना है या एनआरआई में। हेल्थ एंड एजुकेशन 4% है, क्लियर। तो ये बता रहा है जीएसटी लगना है, ओरिजिनल अमाउंट पे ही जीएसटी, ओरिजिनल पे ही टीडीएस। मान लो मैंने कमर्शियल पर्पज से ₹1,00,000 महीना किराए पे एक बिल्डिंग दे दी तो उस पर 18% जीएसटी लगना है मान लो, तो जीएसटी भी 12 लाख पे लगेगा 18%, और टीडीएस भी किस पे कटेगा, 12 लाख का जो भी रेट है 1% जो भी रेट है, 194I सेक्शन है रेंट का, 1% कटता है नॉर्मली, तो वो टीडीएस की जो रेट है वो 12 लाख पे ही होगी। दोनों में अग्रीमेंट होता है इस तरह का, नीचे नोट है पेज नंबर 2 पे भी अग्रीमेंट है भैया, जीएसटी अलग है, किराया अलग है, तो किराए के अमाउंट पे ही जीएसटी, किराए के अमाउंट पे ही क्या कटता है, टीडीएस कटता है। चलो, मैं सैलरी के 192 सेक्शन की डिस्कशन कर रहा था। सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी, ये क्या कहता है, पेयर कौन, डिडक्टर कौन है यहाँ, हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स, पेयर। पेयर कौन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल, कोई एचयूएफ, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट, वो पे करेंगे, चाहे आपका सिंगल एम्प्लॉय क्यों ना हो,
2.5 लाख से ऊपर अगर वो ले रहा है तो उसका टीडीएस काटना बनता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। 2.5 लाख तक तो माफी है, बंदा ही सैलरी 20,000 रुपये महीने पे रखा हुआ है आपने, तो 240 बनी ना, तो टीडीएस नहीं कटेगा इस तरह से, ठीक। और डिडक्टी कौन है यहाँ पे? डिडक्टी है एम्प्लॉई, ठीक। टीडीएस कब कटेगा? व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस का इफ सैलरी पेड after standard deduction exceeds the basic exemption limit। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस, वो उम्र का हिसाब है, अगर 60 साल से नीचे है तो 2.5 लाख से ऊपर बना स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 काट के तो टीडीएस कटेगा, टीडीएस कटेगा। या फिर 60 से ऊपर है तो वही 3 लाख से ऊपर है तो, और अगर 80 से ऊपर है तो क्या 5 लाख से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा, वरना नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के सोचना है, सारे परक्विजिट अलाउंस जोड़ के सोचना है, तो ये टीडीएस उसके अकॉर्डिंग कटेगा। तो बता रहा है एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, पेयर एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, फर्म, कंपनी, गवर्नमेंट। और कब काटना है? जब अमाउंट डिडक्शन काटने के बाद 2.5 लाख से ज़्यादा हो तो काटना है, वरना नहीं। सैलरी पे कटना है, स्लैब रेट से करना है, और अमाउंट होने का मतलब क्या है जिस पे टीडीएस कटेगा? एक्सपेक्टेड सारे साल की सैलरी जोड़ लो, अलाउंस परक्विजिट को असेस कर लो। कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो यू कैन डिडक्ट इट, अगर एम्प्लॉय बताता है। अदर हेड के लॉस नहीं बताने, इनकम है तो इनकम टैक्स कहता है जोड़ लेगा एम्प्लॉयर, ठीक। लेस कोई और डिडक्शन है टीजी छोड़ के लेस कर लेगा। जो एक्सपेक्टेड इनकम दिख रही है उस पे स्लैब रेट से टैक्स बनाएगा, जो टोटल टैक्स बनेगा उसको क्या है, एजुकेशन, हेल्थ सब जोड़ के सरचार्ज 12 से डिवाइड करेगा, हर महीने काट लेगा। एक इस तरह से डिडक्ट होता है। एक और प्रॉब्लम, मान लो आप कहीं नौकरी कर रहे हो, 60,000 रुपये महीना आपकी बेसिक सैलरी है, आपके मालिक को पता है जी 7,20,000 बनेगा, अलाउंस पर कुछ मान लो नहीं है आपके, ठीक है। आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बता दो मालिक को, कहता जी 50,000 है, तो इनकम टैक्स कहता जी कोई नहीं इसको एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, 50,000 हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है। आपको जी मुझे बिजनेस में इनकम है 2 लाख, तो बता रहे हो तो ऑफिसर एम्प्लॉयर जोड़ लेगा, ना बताओ तो ना बताओ, ये नहीं कि नहीं बता रहे बच गए आप, नहीं, आप टीडीएस कम पे कट जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं बताओगे तो, लेकिन आपको बाद में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते वक्त आपको बाकी सारे हेड भी जोड़ने पड़ेंगे, तब आपका जो टैक्स बनेगा तब कहना मेरा टीडीएस इतना कटा है, बाकी भरना पड़ेगा। यानी आपकी चॉइस है, टैक्स तो लगना ही है, आज कट जाए धीरे धीरे साथ साथ, या फिर आप नहीं बताओगे अदर इनकम, तो कल को जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे तो सैलरी ये है जी मेरी, प्लस अदर इनकम ये है, टोटल इनकम ये है, उस पर टैक्स बनेगा काफ़ी, माइनस सैलरी वाला टीडीएस थोड़ा है, बाकी टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी ये चॉइस आपकी है, बाकी इनकम्स बतानी है या नहीं ये आपके ऊपर है, कंपल्शन नहीं है। एम्प्लॉयर को आपने बाकी इनकम नहीं बताई, तो पहले तो एम्प्लॉयर ने स्टैंडर्ड डिडक्शन काट ली 50, 670 आपकी टैक्सेबल सैलरी आ गई। आप उसमें से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बता रहे हो, कहता जी 20,000 है, चलो, तो आपकी जीटीआई मालिक ने 6.5 बनाई। कोई डिडक्शन बतानी है तो बता दो, कोई एटीसी है, कोई हैंडीकैप्ड वाली, कोई मेडिकल, कोई आरपीएफ, तो एम्प्लॉयर कंसीडर कर लेगा। मान लो आपकी कोई डिडक्शन आपने बताई 10,000 है, तो मालिक कहेगा ठीक है, सबूत दे दिया आपने 640 पे वो टैक्स बना लेगा। 640 पे टैक्स कितना बनता है बनाओ, 6,40,000 रुपये पे, 5 लाख से ऊपर कितने हैं, 140, उस पर 20%, 12,501, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, 42,120। तो टीडीएस पर मंथ कितना कटेगा, 42,120 बटा में 12, 3,510 रुपये महीने का काट लेगा। लेकिन मान लो आपको बाद में ध्यान आया यार मेरी इनकम तो और भी बहुत थी, सैलरी थी ये आपने बताई, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, बाद में आप डर रहे हो कि मैंने बड़ी चीज़ें बतानी रहेगी, मेरी तो और भी चीज़ें थी, डिडक्शन भी थी, तो क्या हो गया, डरो मत। आप एम्प्लॉयर को तो सैलरी बताने के लिए लायबल हो, वो बता दी, हाउस प्रॉपर्टी लॉस बताना है बता दो, नहीं तो वो भी टोटल। आप ये कह रहे हो कि आपकी टैक्सेबल सैलरी कितनी है, 670, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना है, आप कह रहे हो मेरा 20,000, आप कह रहे हो जी मेरी तो अदर सोर्सेज की भी इनकम थी लाख रुपए, मैंने नहीं बताई, कहता जी मेरे को तो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 50,000 नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न
आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, बिजनेस की इनकम नहीं है तो आप ITR फॉर्म 2 पे भर सकते हो आप बाकी इनकम, ठीक है। बिजनेस है तो आपको फिर ये अलाउड नहीं है, फॉर्म 4 पे जाना पड़ता है, 3, 4 सब बिजनेस के हैं। चलो तो ये है 670 माइनस 20, 6,50,000 और 1.5 8 लाख। ये GTI कहता जी मैंने इनकम टैक्स को 80C की डिडक्शन बताई थी खाली 10,000। कहता है जी ठीक है 80C थी मेरी। कहता मैं एक भूल गया, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी था वो नहीं बताया मैंने, 20,000 वो है। चलो वो अब बता दे, कोई बात नहीं। हाँ 80G है तो अब बता दे। वहाँ नहीं मालिक पूछता 80G, क्योंकि मालिक कहता मेरे को नहीं पता, क्योंकि बाकी हेड जोड़ के कंप्यूट होती है कैटेगरी CD वाली, तो वो GTI में से करना। मान लो मैं कहता हूँ कैटेगरी D वाली मान लो 10,000 है, तो उसका 50% 5 वो मिली तो कोई बात नहीं। आपकी टोटल इनकम कितनी बनी? आप अपनी रिटर्न में टोटल इनकम ये दिखा रहे हो कितनी, 765। 765 पे टैक्स बना लो, कितना बनता है टैक्स बनाओ। 5 लाख कम करो, बाकी पे 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, 68,120 टोटल टैक्स बनता है आपका एनुअल इनकम पे, ऑन एनुअल इनकम। लेकिन आप कहना कि मेरा TDS ऑलरेडी कटा है, TDS ऑलरेडी डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि वहाँ आपने ज़्यादा डिटेल नहीं बताई थी, जो डिटेल बताई उस हिसाब से मालिक ने सैलरी प्लस जो थोड़ी बहुत और डिटेल है TDS काट दिया। हर महीने कितना, 3,510 रुपये महीना काट लिया। 12 महीने में कितना TDS काट दिया मालिक ने आपका, 42,120 रुपये। तो नेट टैक्स पेबल कितना आ गया, ये टैक्स आप जेब से भर देना, ठीक है ना। तो 42,120 आपका पहले कटा है, तो 26,000 रुपये और भर देना। अगर आप एम्प्लॉयर को चीज़ें और बता देते तो वो TDS ज़्यादा काट लेता, बस फिर कल को ये कम देना पड़ता। ये फाइनल रिटर्न है, वहाँ पे गलती हो सकती क्योंकि पूरी डिटेल आपने नहीं दी, डिडक्शन की नहीं दी। 80G तो पूछते भी नहीं वो, बाकी भी पूरी नहीं है। बाकी हेड की इनकम बतानी है, लॉस सेट ऑफ का चक्कर नहीं है, बस बाकी हेड की इनकम जोड़ सकता है इनकम टैक्स, कहता है एम्प्लॉयर। लॉस वो सेट ऑफ का रूल नहीं उसे पता, वो अपनी रिटर्न में करो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बता सकते हो आपको एम्प्लॉयर को, यहाँ सब कुछ कर सकते हो, सेट ऑफ, क्लबिंग, लॉस एडजस्ट, बाकी हेड, डिडक्शन, 80G। तो आप टोटल टैक्स उस हिसाब से बना लेना, फालतू हो तो रिफंड ले लो, कम में तो और भर दो। ये तो एक रफ आइडिया से मालिक काट लेता है TDS हर महीने इतना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मान लो शुरू में आइडिया एम्प्लॉयर का ये था कि इसकी सैलरी 60,000 रुपये होगी, उस हिसाब से TDS काटता रहा, बीच में जाके सैलरी बदल गई, कोई बात नहीं। जब बदली दोबारा से एस्टिमेट लगा लगा एम्प्लॉयर, मान लो 5 महीने वो काटता रहा 3510, 3510, 3510, 3510, बाद में सैलरी बदल गई, 60 की जगह 70 होगी, कोई बात नहीं। अब वो दोबारा हिसाब लेके बैठेगा एम्प्लॉयर कि 5 महीने तनख्वाह थी 60,000 रुपये महीना, 3 लाख, और 7 महीने होगी 70,000 इंटू 7, 490 जोड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी काटेगा, ठीक है, कोई डिडक्शन है काटेगा, दोबारा इनकम जोड़ेगा, उस पर टैक्स बनाएगा, फिर कहेगा माइनस 3,510 रुपये महीना कट चुका है, 3,510 रुपये महीना कट चुका है, बाकी महीने वो टैक्स जो है बचे हुए महीनों में काटेगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ मालिक ने अपना हिसाब लगाया, ये हिसाब लगाया कि तेरी सैलरी कितनी है 60,000, उस हिसाब से कितना बनता है TDS तेरा, ये बनता है हर महीने 3,510। 5 महीने ये काटा, 5 महीने डिडक्टेड, 5 महीने ये काटा, फिर मुझे कहने लगा फ्रॉम 6 मंथ्स सैलरी रिवाइज होगी, उसकी सैलरी 80,000 रुपये महीना होगी। तो एम्प्लॉयर कहता भैया दोबारा से हिसाब बनाऊंगा, अब 6ठे महीने तेरा TDS 3,510 नहीं, हिसाब बिगड़ गया है, दोबारा सैलरी का एस्टिमेट लगाएगा। सैलरी 60,000 रुपये महीना कितने महीने थी, 5 महीने, कितनी थी, 3 लाख। अब उसके बाद 80,000 रुपये महीना हो गई, अब 7 महीने तेरी क्या चलेगी, 5,60,000, ठीक, तो कितनी होगी, 8,60,000। उसमें से तेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन काटूंगा 50, तो तेरी यहाँ से 8,10,000 रुपये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मालिक कह रहा है 8-10 बनती है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तेरा कोई चेंज हुआ है तो बता दे, कोई आइडिया ना, वो भी इसी है। तो ये क्या ही कोई अदर इनकम है बतानी है तो बता, वो कह ना जी मैं अपने रिटर्न में ही देखूंगा, चल ठीक है। 790 तेरी GTI है,
कोई डिडक्शन है क्या, कहता वही 80C लेके चलो जी, बाकी अभी कोई फाइनल नहीं, अभी तो करवाऊंगा मेडिकल ये वो जो भी है। 780 के हिसाब से एम्प्लॉयर आपका क्या बना लेगा, टैक्स। 780 पे टैक्स बनाओ, कितना बनता है बनाओ। 5 लाख माफ, 5 लाख पे कम है, 280 पे 20%, 12,501, 4% एजुकेशन, 71,240 का टैक्स बनता है, माइनस TDS ऑलरेडी पेड। कितने रुपए TDS काटा जा चुका है इसका, 3510 रुपये महीना काटा जा चुका है 5 महीने, इतना काटा जा चुका है 3510, 5 महीने का TDS 17,550 काटा जा चुका है। बैलेंस टैक्स कितना बनता है आपका, 71,240 में से 53,690 बचता है। महीने कितने बचे हैं, 7, इसको 7 महीने से डिवाइड करेगा मालिक, क्योंकि महीने 7 बचे हैं, 7 से डिवाइड करेगा, 7670 रुपये पर मंथ काट लेगा फॉर नेक्स्ट 7 मंथ। ऐसे समझ आया, सैलरी का आइडिया बदला तो क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। शुरू में आइडिया लगाया सैलरी 60,000 होगी, उसी हिसाब से साल का बना के हिसाब किताब TDS काट लिया, लेकिन 5 महीने काटता रहा 35-10, लेकिन 6ठे महीने से सैलरी बदल गई 80 होगी। अब जो पहले TDS काटा वो तो ठीक है, कट गया जो कटना था। अब रिवाइज एस्टीमेट लगाएगा 80 के हिसाब से, पहले 5 महीने 60 थी अब 80, उस हिसाब से दोबारा एस्टीमेट लगाएगा टोटल इनकम का 780 पे टैक्स बनाया साल का 71,240, लेकिन पहले कट चुका है 3510 के हिसाब से 5 महीने का ये, तो बैलेंस 53,690 रुपये काटेगा 7 महीने में। इस तरह से ये प्रोसीजर चलता है, क्लियर। तो TDS इस तरह से एम्प्लॉयर लोग आपका कट करते हैं। डिटेल आपको बतानी है, अदर हेड की इनकम की बता सकते हो, लॉस नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बता सकते हो। डिडक्शन 80G छोड़ के आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का भी लॉस बताओगे ना, तो एम्प्लॉयर के ऊपर इनकम टैक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि तेरे को ऐसी आके कह दे एम्प्लॉई कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जा रहा है, तो इनकम टैक्स कहता है उसको कहो कि तू पैन नंबर दे लेंडर का, कहाँ एड्रेस है जो तूने लोन लिया है लेंडर से, उसका पैन नंबर, ताकि उसको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इनकम टैक्स इंक्वायरी कर सके कल को। तो एम्प्लॉयर क्या मांग सकता है कि जिससे लोन लिया किसी बैंक या किसी से सेठ से, उसका पैन नंबर, एड्रेस वगैरह दे। HRA मिलता है आपको, आप कहते हो जी HRA फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अकॉर्डिंग मुझे लिस्ट ऑफ 3 क्या एग्जम्प्ट है, तो ऑफिसर कहेगा, वो एम्प्लॉयर कहेगा कि भैया अगर लाख रुपए से ऊपर का है अमाउंट, ये देखो यहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई है इन कंडीशंस के साथ, आपको ये लिस्ट मिलेगी पेज नंबर 4 पे। अगर कह रहा है हाउस रेंट अलाउंस है, पैन नंबर लैंडलॉर्ड का बता दो जिससे लिया है, अगर रेंट पेड लाख रुपए से ज़्यादा है तो साल का, यानी आप 8-9 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा किराए पे ले रहे हैं कोई घर, और आप कहो जी HRA फुल्ली टैक्सेबल नहीं है सर, हम किराया देते हैं, तो वो एम्प्लॉयर को जमा कराना होगा लैंडलॉर्ड का नाम, कौन लैंडलॉर्ड है जिसको आप रेंट दे रहे हो, उसका एड्रेस और उसका पैन, ताकि वो क्या है कंफर्म हो जाए कि वाकई तुम रेंट दे रहे हो। तो वो 3 कंडीशन में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और वो बनाते हैं ना, तो माफ़ तो ही होएगा, यानी LTC माफ़ होएगी अगर वाकई आप टूर पे गए हो, पैसे लिए आपने तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, वरना आप सबूत दो कितना खर्चा किया, नहीं तो वो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में LTC जोड़ लेगा। तो यानी HRA में रेंट देते हो लाख रुपए साल से ज़्यादा, तो आपको सबूत देना है कि कौन सा लैंडलॉर्ड है, नेम, उसका पैन नंबर। LTC है तो बताओ कहाँ गए थे आप घूमने फिरने, ठीक। और अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो लेंडर का नेम, एड्रेस, पैन नंबर बता दो। 80C से U तक की कोई डिडक्शन है तो उसके भी एविडेंस दो, उस बेस पे एम्प्लॉयर, एविडेंस नहीं तो एम्प्लॉयर कहेगा इसे साइड में कर दो, ये डिडक्शन तो अपने रिटर्न में भर लेना, क्लेम कर लेना, मुझे ना बता, इस तरह से। तो ये सेक्शन 192 है जो कह रहा है कोई भी आदमी इंडिविजुअल HUF फर्म कंपनी किसी एम्प्लॉय को सैलरी देता है, चाहे वो एक ही एम्प्लॉय हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, सैलरी 2.5 लाख से ऊपर होगी या 5 लाख से या 3 लाख से, वो तो बंदे की एज पे डिपेंड करता है एम्प्लॉय की, तो उसका TDS कटना है, स्लैब रेट से करना है, हेल्थ एजुकेशन से सरचार्ज जोड़ते हुए उसको 12 से डिवाइड करके हर महीने काटना है। यहाँ पे इनकम का मतलब सैलरी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अलाउंस परक्विजिट सब एडजस्ट कर लो जितना भी बेस्ट एस्टिमेट लग सके, प्लस लॉस हाउस प्रॉपर्टी लेस।
प्लस अदर इनकम जोड़ सकते हैं, लॉस कोई लेस नहीं होना, कोई डिडक्शन है काट लो 80G छोड़ के, ये आएगा, इस पे स्लैब रेट लगा के जो टैक्स बनेगा 12 से डिवाइड करके मालिक काट लेगा। और पेमेंट बेसिस पे कटना है, ड्यू बेसिस पे नहीं, जब मिलेगी सैलरी उसको ही कंसीडर करना है TDS काटने के लिए। बंदा कहता है मेरा TDS काट रहे हो, मुझे मिला है नहीं कुछ सैलरी, तो सैलरी पेड बेसिस पे, जब पे होगी तो TDS तब कटेगा। और मालिक लोग आपको सबूत के तौर पे फॉर्म 16 देंगे, सैलरी में मालिक आपका TDS काटेगा तो एक फॉर्म भर के देगा, फॉर्म 16 नंबर फॉर्म, जिसमें डिटेल लिखी होगी कि ये तेरी बेसिक थी, ये तेरे अलाउंस परक्यूजेट, ये तेरी हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ये डिडक्शन, इस तरह टोटल इनकम बनाई, इतना टैक्स डिवाइडेड बाय 12, मैंने हर महीने तेरा ये TDS काटा। तो अक्सर एम्प्लॉय लोग फॉर्म 16 ही उठा के घूमते हैं, ये देखो जी पूरी डिटेल है, इस तरह हमारा कैलकुलेशन किया है। ओके, कुछ मिसमैच है कोई नहीं, आप अपनी रिटर्न भरोगे ना, 16 फॉर्म से TDS कट जाने से कुछ नहीं होता, इनकम टैक्स रिटर्न तो आप भरोगे अभी, तो उसमें आप सारी चीजें फाइनल कर लेना। ओके, तो ये क्या कहता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मायने नहीं रखते, अगर आपके अंडर एक भी एम्प्लॉय है तो यू आर लायबल टू डिडक्ट TDS अगर आपकी पेमेंट आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्सेबल एग्जम्पशन लिमिट से 2.5, 5 या 3 लाख से ज्यादा है तो। ओके, अगर एक आदमी 2 जगह एक साथ नौकरी करता है, मान लो सुबह एक जगह नौकरी करता है, दोपहर बाद एक, दोनों एम्प्लॉय TDS काटने तो गलत है, उसको तो फायदा ही बड़ा हो जाएगा एम्प्लॉय को। सुनो, सुबह नौकरी करता है कहीं पे 40,000 रुपये महीना लेता है, 4 घंटे जाता है, दोपहर बाद कहीं नौकरी करता है 30,000 रुपये महीना, दोनों TDS अलग अलग काटेंगे तो 40 वाला कहेगा 480 सारा बना, उस पर तो 87 एक ही रेट ही मिल जाएगी, टैक्स बनेगा ही नहीं। 30,000 वाला कहेगा 360 तो सारा बना, टैक्स बनेगा तो 87। भैया दोनों 2.5 लाख माफ करना ठीक है क्या? ना ना ना, ये एम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग कहता है ऐसा नहीं करना, ये एम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों में से किसी एम्प्लॉयर को दूसरे एम्प्लॉयर की डिटेल बता दो, काटेगा कोई एक, क्योंकि 2.5 लाख तो एक ही बार माफ होना है ना, और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है और है वो एक बार माफ होनी है, 2 जगह नहीं 50-50, और ऐसे 2.5 लाख 2 जगह नहीं। तो आप मान लो एक कंपनी में नौकरी करते हैं सुबह और आफ्टरनून में बी कंपनी, तो बी कंपनी की डिटेल ए कंपनी को दी जाएगी, ठीक है, या ए कंपनी की सैलरी की डिटेल बी कंपनी को एम्प्लॉय जमा करवाएगा। एक फॉर्म आता है 12BA, वो भर के जमा करा देगा। तो एक एम्प्लॉयर दूसरे की भी सैलरी माइंड में रख के टोटल कर लेगा, 40 और 30 70, 12 महीने का 8,40,000 माइनस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 8,10,000 पे टैक्स बना के डिवाइडेड बाय 12, वो TDS एक बंदा ही काट लेगा पूरी सैलरी पे, क्योंकि TDS काट के आपको सैलरी कम देगा पर जमा तो आपके पैन नंबर पे ही करेगा। कल को आप ही एडजस्टमेंट करोगे, उसका बेनिफिट आप ही उठाओगे, एम्प्लॉय ही उठाएगा उसका बेनिफिट। यस, ऐसे नहीं 2 जगह। 89(1) की रिलीफ है वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कभी ये TDS का अमाउंट कम ज़्यादा होता रहता है, अभी किया था, सैलरी बदलने से TDS कम ज़्यादा हो गया, बीच में चेंज हो सकता है ऐसे। और जैसे बीच में आपकी सैलरी नहीं बदली लेकिन आपने क्या है बीमा करवा लिया, 1.5 लाख की 80C मिलेगी अब आपको, मेडिकल करवा लिया 20 वो मिलेगी, हाउस प्रॉपर्टी के लोन का इंटरेस्ट पड़ गया, अब ये चीज़ें बता दी आपने एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर फ्यूचर में जो TDS काटेगा इन चीज़ों को एडजस्ट करके काट लेगा रिमेनिंग वाला TDS ऐसे। तो ये हो सकता है चेंज, ये पर्टिकुलर आपको फर्निश करने हैं, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर आपका हिसाब। कोई एडवांस टैक्स भरा है पहले तो ये भी एम्प्लॉयर को बता दो कि सर मैंने खुद ही एडवांस टैक्स भर दिया है 15 जून को, आगे वाली किस्तों में देख लेना थोड़ा, तो वो एडवांस टैक्स को माइनस करके बैलेंस टैक्स बना लेगा एम्प्लॉयर, डिवाइडेड बाय बचे हुए महीने, TDS कम काट लेगा। एक्चुअल में टैक्स जमा से मतलब है, ठीक। सेट ऑफ होना है तो हाउस प्रॉपर्टी का होना है, वो भी 2 लाख से ज़्यादा किसी और रेट से हो नहीं सकता, और कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होने मत बताना। इनकम बता दो जितनी मर्जी एम्प्लॉयर जोड़ लेगा, ये रूल है, ठीक। सेट ऑफ तो आप देखना। और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के ऊपर एक रूल था ना, एम्प्लॉयर ने आपके नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे क्या पे कर दिया था, टैक्स एवरेज रेट से। क्या आपको कह रहा है कि ले भाई कार ले ले, आप कहते साहब मैं कार नहीं लूंगा, कार लूंगा तो इनकम टैक्स में मेरी सैलरी में जुड़ेगी इसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट। एम्प्लॉयर कहता है उस परक्विजिट पे प्रोपोर्शनेट टैक्स मैं दे दूंगा, यानी एवरेज टैक्स। पूरी इनकम 8 लाख रुपए बनती है जिसमें कार फैसिलिटी 50 की है, तो 8 लाख पे टैक्स बना लो, इतना बना 8 लाख पे, 8 लाख पे टैक्स बनाना कितना बनता है, 5 लाख कम करके 20% 60,000 प्लस 12,500 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 75,400 8 लाख पे है इंटू 100
75,400 अपॉन में 8 लाख इंटू 100 9.425% टैक्स लग रहा है। तो मालिक कहता है 9.425%, 50,000 की कार फैसिलिटी पे मैं दे देता हूँ। 50,000 इंटू 9.425%, 4712 मैं दे देता हूँ। तू कार एंजॉय कर, तू टैक्स कम भर दे। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो आपकी अदर टैक्सेबल सैलरी कितनी है, आफ्टर मैंने क्या काट लिया इसमें से, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 7.5। कार वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी क्या है, वैल्यू ऑफ कार परक्विजिट 50। तो आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख आ गई। इस 8 लाख पे टैक्स कितना बनता है वो भी बनाया था मैंने, 60,000 प्लस 12,500 प्लस 4%, 75,400 रुपये बनता है 8 लाख पे। तो एम्प्लॉयर पेड टैक्स ऑन कार परक्विजिट। कहता हूँ तुम चिंता मत, कार चला, कार पे जो टैक्स है मैं दे देता हूँ। ऐसे बना लो, या तो 75,400 टैक्स है पूरी इनकम 8 लाख पे, तो 50,000 रुपये पे टैक्स कितना बनता है कार परक्विजिट पे, अंदाजे से मालिक वो दे देगा। 75,400 बटा में 8 लाख इंटू में 50,000, ये 4712 रुपये या 13 रुपये एम्प्लॉयर दे देगा। और ये सैलरी में जुड़ता भी नहीं, एग्जम्प्टेड इन द हैंड ऑफ, एग्जम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की सैलरी में नहीं जुड़ता। एंड मोर ओवर नॉट अलाउड एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर मूर्ख है, जो ये देगा आपकी परक्विजिट पे टैक्स, वो उसकी P&L में भी अलाउड नहीं, तो क्यों देगा? पर चलो दे रहा है कि बेचारा आराम से कार चला लेगा। तो ये, या इसका रूल है एवरेज टैक्स की रेट बना लो, एवरेज के 75,400 टैक्स है 8 लाख पे, कितने % टैक्स हो गया ये, एवरेज रेट ऑफ टैक्स बना लो आप। 75,400 अपॉन में 8 लाख इंटू 100, ये टैक्स हो गया 9.425% टैक्स हो गया, ये हो गया। तो टैक्स ऑन कार परक्विजिट मालिक ने जो भर दिया, तो एवरेज रेट से भर दिया। 50,000 वैल्यू थी उस परक्विजिट की, उस पर 9.425% टैक्स भर दिया। कितना? 50,000 का 9.425%, 4712 रुपये, ये टैक्स मालिक ने भर दिया। ठीक है, तो ये कल को एम्प्लॉय को पता क्या होगा, एम्प्लॉय को 75,400 नहीं देना। इन फ्यूचर टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय, टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कितना टैक्स देगा वो? कहेगा 75,400 माइनस कुछ परक्विजिट पे टैक्स मेरे मालिक ने दे दिया है, टैक्स पेड ऑन सर्टेन परक्विजिट, टैक्स पेड ऑन सर्टेन परक्विजिट्स बाय एम्प्लॉयर, बाकी का टैक्स पे किया जाएगा। 75,400 माइनस 4713, 70,687 रुपये, बाकी टैक्स जो है एम्प्लॉय देगा। तो ये चीज़ है। तो ये परक्विजिट वाला टैक्स भी आपको एडजस्ट करना है। तो कभी कभी एम्प्लॉयर दे देता है, ये एवरेज रेट बनाओ, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा इसका। फॉरेन करेंसी में अगर सैलरी आई है तो जब आई है उस दिन का रेट देख लो। सैलरी आई मान लो अप्रैल 19 में, तो उस वक्त जब आई तो रेट इक्विवेलेंट देख लो, एक्सचेंज रेट इंडिया में क्या है कन्वर्ट कर लो, उसे रुपी में बना लो उस दिन की एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह साल की सैलरी बनानी है। ओके, नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो तो उनका भी टीडीएस वैसे ही काटो जैसे इंडियन आदमी का काटते हो टीडीएस, बिल्कुल सेम रूल है। एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है ये टीडीएस डिडक्ट करना, ना कट किया तो एम्प्लॉयर पे क्या है पेनल्टी लग सकती है, वो सेशन इन डिफॉल्ट माना जा सकता है और उसको सैलरी का खर्चा क्या हो सकता है 30% डिसअलाउ हो सकता है। फॉरेनर को बिना टीडीएस काटे दिया 100% डिसअलाउ हो सकता है। ठीक, तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। ओके, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखता हूं तो ये स्टोरी थोड़ी और क्लियर हो जाए। फिर एक पॉइंट और है वो भी डिस्कस कर लेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मिस्टर राम की एज क्या है? राम है 70 साल का, 70 साल का राम है। वो किसी कंपनी में जॉब करता है। 2019-20 में सैलरी है उसकी 6 लाख रुपए, सोल्व करके दे रखी है। टैक्सेबल सैलरी सोल्व करके दे रखी है कितने रुपए? 6 लाख रुपए।
यानी इसने डिडक्शन काट के स्टैंडर्ड वगैरह सोल्व करके 6 लाख, तो कितना टीडीएस कटेगा? टैक्स ऑन 6 लाख बनना ना, टैक्स ऑन 6 लाख कितना बनेगा? बनाओ 6 लाख पे, लाख रुपए पे बनेगा 20% 20,000 प्लस 12,500 प्लस 4% एजुकेशन 33,800 रुपये बनेगा। एक मिनट ठहरो, सत्तर साल एज है क्या? अच्छा 70 साल एज है, तो इसे कितना माफ है? 3 लाख। तो ओके, तो इसका टैक्स कितना बनेगा? 20 प्लस 10 30 प्लस 4% 31,200। पता लगा कैसे बना? 3 लाख माफ करने पड़े ना, उम्र 70 साल है, 3 लाख माफ हो गए। नेक्स्ट 2 लाख पे 5% 10,000, नेक्स्ट लाख रुपए पे 20% 20,000, 4% एजुकेशन 31,400। अब मालिक क्या काटेगा हर महीने? तो हर महीने टीडीएस काटेगा, हर महीने 31,200 डिवाइडेड बाय 12, 2600 रुपये महीना टीडीएस काट लेगा। समझ आया ये क्वेश्चन? 2600 रुपये महीना हर महीने टीडीएस काट लेगा। धीरे धीरे 31,200 आपको टीडीएस के कट जाएंगे आपके। लेकिन इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता तब क्या हो अगर ये राम ने नौकरी ज्वाइन कब की हो? अक्टूबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 2, राम ज्वाइंट जॉब ऑन अक्टूबर 19, तो यानी 6 महीने हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अज्यूम करो बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में ज्वाइन किए, तो इस तरह से 6 महीने। और टैक्सेबल सैलरी अब भी सोल्व करके कितनी दे रहा है? टैक्सेबल सैलरी अब भी सोल्व करके 6 महीने की 6 लाख ही है, तो अब भी टैक्स कितना बनेगा अगर उम्र नहीं बदली? तो उम्र वही 70 साल है, एज 70 साल, तो आपका टैक्स अब भी 31,200 बनेगा, लेकिन अब 6 महीने में टीडीएस कटेगा, क्योंकि जो भी 6 महीने हैं तो 31,200 डिवाइडेड बाय 6, 5200 रुपये महीना फॉर 6 मंथ्स कट जाएगा, 6 मंथ्स टीडीएस कट जाएगा। इस तरह से टीडीएस कटता है। समझ आई बात? किसी को डाउट? इस तरह से, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखते हैं। इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें, वो कह रहा है कि सपोज राम की सैलरी 6 लाख की है, टैक्सेबल सैलरी वही सोल्व की हुई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के 6 लाख। इसकी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस क्या है? पहले देखो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना लॉस है? सेल्फ ऑक्यूपाइड में कह रहा है मेरा लॉस है 220 ना, 2 लाख से ज़्यादा काम नहीं आता। सेल है तो 220 लॉस पर मैक्सिमम कितना रिस्ट्रिक्टेड है 2। और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में क्या है? उसमें भी कह रहा है कितना लॉस है 2। तो टोटल हाउस प्रॉपर्टी में कितना लॉस हो गया आपका? हाउस प्रॉपर्टी में 4, लेकिन किसी भी दूसरे हेड से 1 साल में 2 लाख से ज़्यादा कम नहीं हो सकता। बाकी क्या होएगा आपका? कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो आगे कह रहा है प्रोप्राइटरी बिजनेस में लॉस है। प्रोप्राइटरी बिजनेस में लॉस है इसका कितना? प्रोप्राइटरशिप में लॉस है लाख रुपए। ओके, और कह रहा है कि इसका इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी कितना बनता है? बैंक एफडी 3,20,000 अगर वो बता रहा है, ठीक है। तो अब आप इसका जो टैक्स बनाओगे, इसका देखते हैं अगर एज का सिस्टम नहीं बदला तो। इसमें ना इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी वर्ड हटाओ, यहाँ एफडी पे तो वो चक्कर पड़ जाएगा, अगर ये सीनियर सिटीजन है तो इसे क्या है डिडक्शन का चक्कर पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक वर्ड की जगह ना बैंक एफडी की जगह इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम कंपनी कर लो, कंपनी, क्योंकि फिर वो डिडक्शन का एक पॉइंट बन जाएगा। टीटीबी और वो सब सेविंग हुआ तो टीटीए, अगर सीनियर सिटीजन है तो टीटीबी बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट फॉर इनकम फ्रॉम कंपनी 320। ओके, तो ये कंपनी ने टीडीएस काटा, इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी हो गया, ये वो खबर नहीं है। चलो हमें कहता कंप्यूट करो, चलो मैं करता हूं। इसकी टैक्सेबल सैलरी क्वेश्चन नंबर 3 में कितनी है?
इसकी टैक्सेबल सैलरी जो है 6 लाख है, एज वही चल रही है 70 साल राम की। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तुम बता सकते हो, एडजस्ट हो जाएगा, कितना मैक्सिमम दो, बाकी का दो तुम अगले साल कहीं और से कम कर लेना, ठीक है। और इनकम बताओ तो बताओ, इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनीज, कई कंपनी से आ रहा है, मान लो 3,20,000, इस पे कोई टीडीएस का टैग खबर दे दे तो वो मालिक एडजस्ट कर लेगा वो टीडीएस, या मालिक कहेगा यार मेरे को ना फंसा यार, तू अपनी रिटर्न में कर ले, ठीक, अगर टीडीएस टूडीएस का चक्कर है तो। चलो मान लो कोई चक्कर नहीं है, ये लॉस तू अपनी रिटर्न में एडजस्ट कर भैया, यहाँ से मुझे ना बता, मालिक कहता है मुझे तो तू इनकम बता, बाकी हाउस प्रॉपर्टी के सिवा कितनी होगी, 9,20, 6 हाउस प्रॉपर्टी लॉस काट दिया ना, 7,20 होगी, ठीक है। तो कोई डिडक्शन के लिए हमें कुछ नहीं बता रहा, 7,20 पे टैक्स बनाओ, कितना बनता है, बंदे की उम्र 70 साल है, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 220 का 20% प्लस 10,000 प्लस 4%, 56,160। तो मालिक टीडीएस काटेगा एम्प्लॉयर 56,160 डिवाइडेड बाय 12 मंथ, वो काटेगा 4,680 रुपये पर मंथ टीडीएस काटेगा, 4,680 रुपये पर मंथ आपका टीडीएस काट लेगा। समझ आई बात। कंपनी वाला टीडीएस अभी उसका बताया नहीं तो वो टीडीएस एडजस्ट करके फिर काटना चाहिए वो, या फिर आप अपनी रिटर्न में एडजस्ट करना, मालिक को बताओ ही ना ये फालतू की चीज़ें। चलो, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया, क्योंकि कई चीज़ें इफेक्ट डालती है ना इनकम टैक्स में, यही तो प्रॉब्लम है, एक छोटा सा पॉइंट भी आपका क्या है, कई चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है। चलो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि नेक्स्ट पे क्वेश्चन हमें वही टैक्स पेड ऑन परक्विजिट वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 4th कहता है आपकी इनकम सैलरी हेड में कितनी 31 मार्च भी सारे परक्विजिट जोड़ के 10.65 स्टैंडर्ड डिडक्शन काट रखी है। आईसीआई का क्वेश्चन है, 10,65,000 इनकम है, जिसमें से 1,60,000 रुपये क्या है इनकम में नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है, 10.65 में 1,60,000 नॉन मॉनेटरी परक्विजिट हैं। एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं इस परक्विजिट पे 160 पे टैक्स दे दूंगा, ठीक है, तो बाकी टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर दे देगा। बाकी कितना टैक्स बनेगा जो काटना है हर महीने, एम्प्लॉयर ने दे दिया। पहले तो आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 4 में उसकी इनकम बनाओ, उसकी इनकम जो है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कितने हैं, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट 160 है। अदर टैक्सेबल इनकम या सैलरी कितनी है, 10.65 में 160 अलग कर लो ना, यही बात है ना, 10.65 सारा है जिसमें 160 नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है, 10.65 माइनस 160 9,05,000 बाकी हैं, तो 10.65 है और कोई डिडक्शन नहीं, तो इस पे टैक्स कितना बनता है, 10.65 पे टैक्स बना लो, कितना बनता है 10.65 पे। तो आप कहोगे जी 10 लाख अलग कर लो, 65,000 पे 65,000 पे 30% बन जाएगा, और उम्र का कोई इशू है ना, 1,12,500 एक हो गया, 1,32 प्लस 4%, 1,37,280 का टैक्स बनता है, ठीक। तो मालिक कितना टैक्स दे देगा, टैक्स की एवरेज रेट बनानी है तो वो बन जाएगी 1,37,280 टैक्स 10.65 के ऊपर इंटू 100, अगर एवरेज रेट बनानी है तो अपॉन 10.65 इंटू 100 कितना बन गया, 12.89% बन जाएगी रेट, 12.89। तो आप टैक्स पेड ऑन सर्टेन परक्विजिट बाय एम्प्लॉयर, सर्टेन परक्विजिट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने 160 पे कितना टैक्स दे दिया, या तो ऐसे कर लो 160 का एवरेज रेट 12.89%, कितना टैक्स बन जाएगा वो, ये कर लोगे इनटू में 1,60,000 अपॉन 100, करीब ये बन जाएगा 1700 कुछ बन जाएगा, करें दोबारा करो, 160 इंटू 12.89%, ये बन जाएगा 20,624 रुपये। या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सारा टैक्स 1,37,280 है 10.65 पे, तो उस 160 पे कितना टैक्स बनता है, 20,624। ये किसने जमा करवा दिया, डिपोजिटेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जमा करवा दिया, और ये एम्प्लॉय की सैलरी में टैक्स एग्जम्प्टेड परक्विजिट होता है ये टैक्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में टैक्स
बैलेंस टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय, पेबल बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने कितना टैक्स देना है फिर 1,37,280 में से टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने परक्विजिट पे टैक्स दे दिया, कितना दे दिया 24,624, तो इसने कितना टैक्स देना है बाकी देख लो, सॉरी 20,624 है क्या, हाँ 20,624, तो 1,37,280 में से कम 1,16,656 रुपये देने, 1,16,656। अब आप देख लो मंथली टीडीएस कितना कटेगा, 1,16,656 डिवाइडेड बाय 12 मंथ। मालिक कहता है ये तो तू ही भरेगा, 12 से डिवाइड करो, 9721 रुपये महीना आपको टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। ज़्यादा कराना पड़ता 1,37,280 बटा में 12, लेकिन मालिक ने भर दिया, जिस वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम हो गई है इस वजह से। क्लियर? तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ना किया हो ना तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में दिक्कत आती है। वैसे ये मैंने आपको एवरेज टैक्स का रूल तब भी बताया था क्लबिंग के चैप्टर में। हस्बैंड में क्लब हो रही है वाइफ की इनकम पर, हस्बैंड गायब है, तो वाइफ एवरेज रेट से टैक्स देने के लिए लायबल है क्लब्ड इनकम पे। ओके, और सैलरी में भी थोड़ा बहुत बताया था, ये वही है। ओके, अब देखना इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिन करो कि पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस काटने की बनेगी, कब बनेगी कि नहीं बनेगी। एक कंपनी लिमिटेड है, उसने क्रेडिट की बुक्स में सैलरी 3,40,000 राम की, ठीक है, कब 31 मार्च 20 को। कहता है कि उसको, कहता है राम हैज़ नॉट फर्निश्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम लॉस फ्रॉम एनी अदर हेड। तो ये कह रहा है क्रेडिट ड्यू की है 380 राम को, ऐसा है, ड्यू से कुछ नहीं होता। अगर उससे सैलरी कैश पे कर रहे हो तो बताओ, बुक्स में कुछ नहीं होता। सैलरी में रूल क्या है, पेमेंट बेसिस पे कटेगी। तो ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा पे हुई कि नहीं, बुक्स में एंट्री की है बस, नहीं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस कटता है। तो इस बार पे नहीं हुई तो टीडीएस भी नहीं कटेगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 साहू का, देखना। कहता है साहू एक्स लिमिटेड में नौकरी करता है 60,000 रुपये महीना। 6 क्वेश्चन है, कोई साहू नाम का आदमी है, वो नौकरी करता है, ये बड़ा फेमस है अपने नोट्स में साहू। तो कहता है ये नौकरी कर रहा है 60,000 रुपये महीने की एक्स लिमिटेड में। ये 31 जुलाई को रिज़ाइन दे गया वहाँ से, यानी 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने नौकरी की, रिज़ाइन कर गया वहाँ से, और ज्वाइन कर दिया 31 जुलाई को रिज़ाइन करके वाई लिमिटेड। 1 अगस्त को वाई लिमिटेड में 70,000 रुपये महीने की नौकरी मिल गई। टैक्स डिडक्शन बताओ, एक्स लिमिटेड वाले कितना काटेंगे और वाई लिमिटेड वाले कितना काटेंगे। अज्यूम करो कि सैलरी ड्रॉन जो है वो पर मंथ सेम है, और टीडीएस एक्स वाले कितना काटेंगे ये बताओ। और वाई लिमिटेड को एक्स लिमिटेड की डिटेल दे दी गई है कि भाई पिछले महीनों में इसने पूछा मालिक ने क्या किया, वो सैलरी ला, उसे भी कंसीडर करके फिर टीडीएस काटेंगे। चलो, पहले वाले एम्प्लॉयर को क्या पता था एक्स लिमिटेड को कि आदमी नौकरी छोड़ देगा। एक्स लिमिटेड में तो वो कितने पैसे ले रहा था, एक्स लिमिटेड में सैलरी ले रहा था पर मंथ 60,000, तो 12 महीने में कितनी बनती, 720 ग्रोस सैलरी। एक्स लिमिटेड को क्या पता था ये नौकरी छोड़ देगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन काटे 50, तो 670 उसकी क्या बनती साल की टैक्सेबल सैलरी पर एनम। उस पर टैक्स बनाओ तो कितना, कोई और तो कुछ बोला नहीं, साल का 670, तो 170 पे 20% प्लस 12,500 प्लस 4% एजुकेशन, 48,360 साल का टैक्स बना। तो उसने कितना काटा टीडीएस पर मंथ, टीडीएस काटा होगा 48,360 डिवाइडेड बाय 12 महीने, कितना, ये टीडीएस काटा 4,030 रुपये पर मंथ। तो ये कब कब काटा टीडीएस, अप्रैल एंड में 4,030, मई एंड में 4,030, जून एंड में 4,030, जुलाई में अज्यूम कर लो नहीं काटा, क्योंकि जुलाई में तो उसने रिजाइन लेटर बना के दे दिया और कंपनी ने सोचा कि अब क्या काटना है टीडीएस, इसकी तो 4 महीने की जॉब है हमारे पास, 60,000 रुपये महीना, 4 महीने की 2,40,000 सैलरी सारी बनती है टोटल, इस पे तो टैक्स बनता ही नहीं, बाकी का हमें क्या पता कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, उस हिसाब से हम क्यों काटें, बाकी चॉइस है, अगर वो जिद करें हम तो काटेंगे।
ठीक है, तो काटने 4030, कल को कम भरना पड़ेगा। वैसे एज्यूम किया गया कि 4th मंथ तो उसने रिजाइन कर दिया, तो इसलिए मालिक को पिक्चर ही क्लियर होगी कि इसने सैलरी 4 महीने के लिए, उसके बाद तो नौकरी छोड़ रहा है, तो उस हिसाब से तो टैक्स बनता ही नहीं, तो ना काटा जाए। उन्होंने कितना काटा होगा ये एज्यूम करते हुए टीडीएस बाय एक्स लिमिटेड, इसके नाम से टीडीएस काट के जमा करवाया होगा 3 महीने का 12,090 इतने रुपए करवाया होगा। ठीक, अब वो वाई लिमिटेड में आ गया। वाई लिमिटेड ने इसकी सैलरी बनाई, तो उन्होंने एक्स लिमिटेड की सारी डिटेल बताई, पूछी कि पहले कहाँ पे काम करके आया, तो पता लगा ये डिटेल दे दी उसने, या उस कंपनी से लिख के आ गया 60,000 रुपये महीने का। यहाँ नौकरी मिल गई 8 महीने 70 की, तो कितनी तनख्वाह बनेगी तेरी? 240 ये बनेगी, 70,000 इंटू 8 560 ये, तो तेरी तनख्वाह बनती है 8 लाख रुपए लेस। स्टैंडर्ड डिडक्शन काटेगा 50, तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आती है तेरी? 7.5। वाई लिमिटेड वाले कहेंगे 7.5 पे तेरा टैक्स कितना बनता है साल का? 7.5 पे 7.5 पे बनता है 5 लाख माफ, बाकी पे 20% प्लस 12,500 प्लस 4% 65,000 टैक्स बनता है साल का एनुअल। पर वो कहेंगे माइनस टीडीएस ऑलरेडी बीन डिडक्टेड बाय एक्स लिमिटेड, ये सबूत भी है इसके पास। उन्होंने पहले टीडीएस काट लिया है 4,030, 3 महीने काट लिया है 12,090, सबूत भी है इसके पास टीडीएस जमा करवाने का। ओके, तो बैलेंस टीडीएस वो काटेंगे कितना? 65,000 में से 12,090 कर लो कम, 52,910 ये टीडीएस डिडक्टेड बाय वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड टीडीएस काटेगी 52,910। कितने महीने जॉब है? 8 महीने। तो वो कहेंगे जी हमारे पास तो तू 8 महीने है, हर महीने हम 6614 रुपये काट लेंगे तेरा टीडीएस। 6614 रुपये टीडीएस तेरा हर महीने जो है कट जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। बीच में एक पॉइंट रह गया है, अदरवाइज ये सैलरी का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 192 खत्म हो गया है टीडीएस डिडक्शन का। देखते हैं क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 4 पे सेक्शन 192A है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम recognized provident fund on termination of job या लिविंग जॉब, जॉब छोड़ दी पैसा मिला। वैसे तो आपको पता है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा जब रिटायरमेंट पे मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। हर साल जो एम्प्लॉयर डालता है 12% सैलरी से ज़्यादा वो टैक्सेबल है, इंटरेस्ट 9.5% पर एनम से ज़्यादा है वो टैक्सेबल है। लेकिन जब वो रिटायरमेंट पे मिलता है टैक्स नहीं लगता, पर उसमें कंडीशन है कम से कम 5 साल की जॉब पूरी होनी चाहिए। अगर 5 साल की जॉब नहीं हुई और आरपीएफ से पैसा मिल रहा है तो बख्शा नहीं जाएगा, उस पर क्या लगेगा? टैक्स। अगर अमाउंट ये ओवर 50,000 है तो टीडीएस कटेगा, तो इस पे टीडीएस का रूल है, नहीं तो नहीं। ठीक, अगर ये और बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर जॉब अमाउंट ऑफ आरपीएफ हैज बीन विड्रॉन। अगर अमाउंट ये आरपीएफ का निकाला है और अमाउंट कितना है, अगर 10, 20, 15, 40, 45, 50 है तो कोई बात नहीं, अबव 50 है तो सारे पे कटेगा। किस रेट से? टीडीएस की जो रेट है उस पे जो पैसा देंगे पीएफ से, तो 30% टीडीएस है प्लस सरचार्ज है प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सरचार्ज मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम सरचार्ज लग जाता है। तो मैक्सिमम सरचार्ज ऑन इंडिविजुअल कितना है? मैक्सिमम सरचार्ज ऑन इंडिविजुअल, सैलरी एम्प्लॉय इंडिविजुअल होता है ना, तो वो होता है फिर 30% का 37% सरचार्ज 37 प्लस जो आएगा इस सारे के ऊपर कितना? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, ये सरचार्ज है मैक्सिमम वाला। तो ये टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाएगा। देखो 30 प्लस उसका 37% प्लस 4% 72.74% बन जाएगा इफेक्टिव रेट। इतना मान लो आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है आरपीएफ से 3 साल बाद ही, तो 10 लाख का 42% कुछ 4,20,000 टीडीएस कटेगा आपका।
ये चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा टीडीएस है, पर ये अक्सर नौबत आती नहीं, क्योंकि 5 साल बाद आपकी नौकरी जाएगी तो आपका टीडीएस कटेगा ही नहीं। ये तो उन केसेस में है अगर आपकी जॉब क्या है 5 साल के अंदर ही चली गई, आपने छोड़ दी, पैसा मिला, तो उस पर टैक्स लगाने का ये रूल है। बहुत ज़्यादा टीडीएस है। अगर 50,000 से कम में 40 मिले तो पूरे मिल जाएंगे बिना टीडीएस काटे, 50 से ज़्यादा है तो दिक्कत है यहाँ पे। क्लियर? कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? इस तरह है। इसके बाद इंटरेस्ट का रूल है 193 सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 193 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन था। 192 या 194A वो काम आएगा। 193 देख लेते हैं। इंटरेस्ट की पेमेंट है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी समझे? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो एटसेट्रा, मतलब उन पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वगैरह पे पेयर जो इंटरेस्ट देगा किसी रेजिडेंट आदमी को, टीडीएस का क्या रूल है? इस पे टीडीएस की जो रेट है वो 10% है। लेकिन आपको पता है कि भाई एक वाइडली हेल्ड कंपनी बाय अकाउंट पे चेक टू ओवर इंडिविजुअल को पे कर रही है, अप टू 5,000 पे कर रही है, तो कोई टीडीएस नहीं, नो टीडीएस। ये अदर सोर्सेज में नो टीडीएस में लिखा हुआ है कि एक वाइडली हेल्ड कंपनी जिसमें पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, वो 5,000 तक का इंटरेस्ट दे रही है किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को, और वो भी अकाउंट पे चेक से, तो वो पूरा बिना टीडीएस काटे दे सकती है। एक कंपनी कौन सी हो? प्राइवेट प्रोवेट नहीं, वाइडली हेल्ड, जिसमें पब्लिक लिस्टेड कंपनियां हैं, चिट फंड कंपनियां हैं, वो वाली कंपनी। तो अगर वो 5,000 से ऊपर दे रही है तो टीडीएस क्या है? तो कटेगा। अगर 6 दे रही है तो 10% 600 काटेगी, 4,000 दे रही है पूरे 4 दे देगी, 5 पूरे दे देगी, 5,000 से ऊपर दिया तो टीडीएस काटेगा, 5100 दिया तो 510 रुपये टीडीएस काटेगी। तो कहता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटता। एक तो यहाँ टीडीएस नहीं कटता, एक कह रहा है नो टीडीएस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में नहीं कटता। अदर सोर्सेज में पढ़ा करते हैं ना, अगर मान लो मैंने डिवेंचर बॉन्ड वगैरह कोई हरियाणा सरकार राजस्थान सरकार के खरीद लिए तो मेरा टीडीएस नहीं कट सकता, नॉट टू बी डिडक्टेड। ओके, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, लेकिन एक सरकार के 8% या 7.7% वाले सेविंग बॉन्ड है, उसमें 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट हो तो टीडीएस कटता है। 8% या 7.75% यहाँ पे सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है, टैक्सेबल है ये बॉन्ड है, इनका अगर इंटरेस्ट ओवर 10,000 हुआ तो टीडीएस कटेगा, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड। ये स्पेशल बॉन्ड है, ब्याज की रेट ही बता रही है, बहुत ज़्यादा ब्याज है, तो ब्याज ज़्यादा बन रहा है तो आप समझ लो वहाँ टीडीएस का रूल है। अगर ये वाले बॉन्ड स्पेशल नहीं लिखे हुए 8% 7.5, सीधा लिखा है यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसा, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड है लिस्टेड कंपनी के, डीमेट सिक्योरिटी है, 7 साल के एनएससी हैं, नेशनल डिफेंस बॉन्ड है तो टीडीएस नहीं कटेगा। नेशनल डिफेंस बॉन्ड है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये कहता है 7 ईयर एनएससी है, उनमें कोई टीडीएस का रूल नहीं है। या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड है डीमेट सिक्योरिटी है, नहीं कटेगा। या कोई इंटरेस्ट पेड बाय एनी पर्सन, कंपनी हो चाहे, टू LIC GIC, कोई टीडीएस नहीं, नो टीडीएस टू बी डिडक्टेड। ये काम का पॉइंट है। देखो LIC वाले आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं प्रीमियम का, फॉर द टाइम वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग कंपनी में। उन कंपनी के डिवेंचर से LIC GIC वालों को जो इंटरेस्ट आएगा कंपनी वाले टीडीएस नहीं काटेंगे। रिलायंस में लगा दिया पैसा, रिलायंस पूरा इंटरेस्ट दे देगी बिना टीडीएस काटे। हमें नहीं कह रहा किसको है ये इंटरेस्ट, LIC ने इन्वेस्ट किया है, GIC ने इन्वेस्ट किया है, तो बिना टीडीएस काटे मिल जाएगा। तो यानी कंपनीज में पैसा लगाओगे तो टीडीएस 10% कटता है, लेकिन वाइडली हेल्ड कंपनी अकाउंट पे चेक से इंडिविजुअल को अगर इंटरेस्ट दे 5,000 तक का तो बिना टीडीएस काटे दे सकती है। ज़्यादा है तो काटेगी 10%, सारे पे काटेगी। 5500 है तो 500 पे नहीं, 5500 पे काटेगी पूरा 10%। लेकिन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे नहीं कटता, नेशनल डिफेंस बॉन्ड पे नहीं कटता, डेवलपमेंट बॉन्ड पे, या नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड है, यहां पे नेशनल डिफेंस या डेवलपमेंट बॉन्ड भी है,
उन पे 7 साल के एनएससी नहीं कटता। लेकिन 8% या 7.5 ये 7.7% सेविंग बॉन्ड है, 10,000 से ऊपर आएगा तो टीडीएस कटेगा। मेन पॉइंट ये है, एलआईसी जीआईसी को इंटरेस्ट आएगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। जब कोई कंपनी टीडीएस काटेगी, मान लो मेरा टीडीएस काटेगी, तो मुझे फॉर्म देगी सबूत के तौर पे 16A। सैलरी में कौन सा फॉर्म देता था टीडीएस काटने के बाद एम्प्लॉयर? फॉर्म 16। बाकी सब जगह कौन सा फॉर्म चलता है? 16A। वैसे आजकल इन फॉर्म्स की जरूरत नहीं। मेरा टीडीएस सामने वाले ने काटा तो वो जमा होएगा, तो रिटर्न बढ़ेगा वो अपनी टीडीएस की, उसके बाद मेरे इनकम टैक्स लॉगिन पे दिखा देगा 26AS में कि इसने आपके नाम से इतना टीडीएस काटा है, तो वो सबूत है। ओके, इस तरह से क्लियर। बाकी आपका टीडीएस कट रहा है, मान लो एक कंपनी आपको ब्याज दे रही है 8,000 रुपये, तो कंपनी कह रही है जी वाइडली हेल्ड है, तो क्या हुआ 5,000 से ज़्यादा है, टीडीएस काटेंगे 800 रुपये। पर आप 15G फॉर्म भर के दे दो ना, 15G भर दो। आम आदमी बुजुर्ग कौन सा भरेगा? 15H। 15G और H का मीनिंग अपन ने अदर सोर्सेज में भी पढ़ा था। ये नो टीडीएस का फॉर्म है कि सर मेरी इनकम लेस देन 250 है, प्लीज टीडीएस इज नॉट टू बी डिडक्टेड। आप टीडीएस काटोगे, कल को मैं रिटर्न भर के वापस मांगूंगा। क्यों काटते हो सर? टीडीएस ना काटो मेरा। तो ये फॉर्म 15GH भर के दे सकते हो, सामने वाला टीडीएस नहीं काटेगा। और 15GH फॉर्म वही भर सकता है जिसके पास क्या हो? पैन हैविंग पैन नंबर हो, उसकी कॉपी साथ में लगा लो और 15G या 15H भर दो तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। नो टीडीएस टू बी डिडक्टेड। जमा करा दो किसी कंपनी को, भैया मेरा टीडीएस ना काटो, 12-13,000 रुपये ब्याज है, आप टीडीएस ना काटो, मेरी इनकम बहुत कम है, तो सामने वाली कंपनी नहीं काटेगी। पैन नंबर के साथ 15GH जमा करा दो। और वैसे एक आम आदमी का टीडीएस कंपनी 10% काटती है, उससे पूछा ना जब कंपनी ने, भैया पैन बता देना, पैन नंबर क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ताकि उस पर जमा करा दें, कल को तो एडजस्ट करेगा। कहता है जी पैन ही नहीं है मेरे पास। तो पैन नहीं है तो इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। टीडीएस 10 नहीं, कितना कटेगा? विदाउट पैन का केस है तो टीडीएस 20% नुकसान होगा। पैन नंबर लेना चाहिए। और एक और दिक्कत, मान लो एक कंपनी से आपको 30,000 ब्याज बन रहा है, टीडीएस काटने चलिए कंपनी 3,000, पैन नंबर दे दो बस। पैन नहीं तो कंपनी कितना काट लेगी? 20%, डबल, मतलब डबल का रूल ही फिक्स है 20%। तो कितना हो गया? 6,000। एक तो टीडीएस फालतू कट गया। दूसरा, वो जो कंपनी जमा किस खाते में कराएगी? पैन नंबर तो वो क्या है, कोई आपने दिया ही नहीं, तो वो पैसा सरकार के पास हजम। कल को आप अपनी रिटर्न भर के कहो जी मेरा ये टीडीएस मेरा है, तो इनकम टैक्स ट्रेस कैसे करेगा? क्योंकि वो कंपनी जो जमा करा देगी वो उसमें पैन नंबर क्या है, आपका चढ़ा ही नहीं, तो वो पैसे का एडजस्टमेंट कल को नहीं मिलेगा। तो बहुत नुकसान। एक तो कट ज़्यादा गया, 20, 10 की जगह 3,000 की जगह 6, और ऊपर से क्या हो गया? पैन नंबर ना देने से इसको फ्यूचर में आप एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे, गया समझो। इसलिए क्या है, पैन नंबर जरूर लेके रखो और इमीडिएटली दे दो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है पैन की, ये चीज़ है। पैन नहीं दोगे तो वो टीडीएस ज़्यादा काट लेंगे, और वो टीडीएस कल को रिटर्न भर के एडजस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेस ही नहीं होगा वो अमाउंट। जिसने टीडीएस काटा वो जमा किस खाते में करे, किस नाम से करेगा? तो अननोन के नाम से जाएगा वो। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है? 194A सेक्शन 194A, इंटरेस्ट पेमेंट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। वो जो डिवेंचर वगैरह, गवर्नमेंट के बॉन्ड वगैरह, उसके अलावा और भी तो बड़े ब्याज हैं। मंडी में लोग एक दूसरे को लोन दे देते हैं तो उस पर भी तो टीडीएस का रूल है। बैंक में आप एफडी आरडी करवा लेते हो, उस पर भी टीडीएस का रूल है। सेविंग अकाउंट पे टीडीएस नहीं कटता, ठीक है ना। तो और बड़ी सोसाइटीज़ वगैरह में आप जमा करते हो पैसे अलग अलग अकाउंट्स में, उन पे ब्याज आता है, तो उस पर भी टीडीएस का रूल है। ठीक, तो बता रहा है 194A सेक्शन कि ये टीडीएस किस पे है? इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? आपको ये पेयर काटेगा, पेयर काटेगा, ऐसा है। पेयर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, बाकी सब तो काटेंगे। ऑल असेसी लायबल टू डिडक्ट अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ऑल असेसी लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ कब? इफ
प्रीवियस ईयर पिछले साल 18-19 में उनकी सेल जो है 1 करोड़ से ज़्यादा या फीस क्या है 50 लाख से ज़्यादा हो तो काट सकते हैं टीडीएस, वरना नहीं। समझे? यानी एक पार्टनरशिप, एक कंपनी, सरकार, बैंक हमेशा टीडीएस काटेंगे, हमेशा ऑथराइज हैं। बाकी सब असेसी हमेशा ऑथराइज है टीडीएस काटेंगे। पर इंडिविजुअल एचएफ को कह दिया तुम तब टीडीएस काटोगे अगर बीते साल तुम्हारा ऑडिट केस था। बीता साल मतलब 18-19, अभी तो प्रीवियस ईयर 19-20 चल रहा है। तो पिछले साल की सेल अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑडिट केस बनता ना, वो 8% 6% वाले ऑडिट केस को नहीं देखना, 1 करोड़ से ऊपर सेल हो साल की, या फिर फीस आपकी प्रोफेशनल की 50 से ज़्यादा, तब तुम टीडीएस काट सकते हो, वरना नहीं। सुनना, राम ने श्याम से लोन लिया, लोन टेकन ऑफ ₹10 लाख लोन लिया, जिस पे इंटरेस्ट की रेट है मान लो 15%, साल का 1.5 लाख ब्याज बन गया। तो ये इंटरेस्ट ड्यू टू पे कितना, 10 लाख का 15% ब्याज कितना बनता है बोलो, 1.5 लाख रुपए का ब्याज बनता है। शाम को पे कर रहा है राम ने लोन लिया है, लेकिन क्या राम टीडीएस काटेगा 1.5 में से? आप देखो प्रीवियस ईयर 18-19 में राम एक इंडिविजुअल है, इसकी दुकान की सेल कितनी थी, मैंने कहा 90 लाख, तो 1 करोड़ से कम थी ना। राम इज नॉट एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस, वो टीडीएस नहीं काट सकता, यानी कि पूरी पेमेंट 1.5 लाख ही दे देगा शाम को। शाम बड़ा खुश है, कहता बढ़िया 15,000 ऐसी टीडीएस कटता, कल को रिटर्न में एडजस्ट करता, पूरे आ गए, क्योंकि काट ही नहीं सकता। एक इंडिविजुअल एचएफ तभी टीडीएस काट सकता है अगर बीते साल उसकी सेल 1 करोड़ या फीस उसकी 50 लाख से ज़्यादा हो तो टीडीएस काट सकता है। तो राम ने पेमेंट दी लोन के ऊपर इंटरेस्ट की, तो पूरे 150 ही पेड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर मैंने बदल दिया, राम की सेल 120 लाख है तो 1 करोड़ से ऊपर, तो राम 1.5 नहीं पे करेगा, उसमें से क्या काटेगा टीडीएस 10%, कितने रुपए, 15,000, 1,35,000 कैश पे करेगा नेट, 1,35, और साथ में क्या दे देगा, 1,35 कैश पे कर देगा, और साथ में फॉर्म 16A दे देगा सबूत के तौर पे। ले भैया फॉर्म 16A तेरा मैंने 15,000 टीडीएस इनकम टैक्स में जमा करा दिया है। जब राम ने शाम को कहा कि भैया ला तेरा पैन नंबर ला, शाम कहता है मेरे पास तो कोई पैन ही नहीं है, नो पैन, हैविंग नो पैन। वो कहता है मेरे पास तो कोई पैन नहीं, तो राम कहता अच्छा फिर तो तू मरेगा, 20% तेरा टीडीएस कटेगा 30,000, तेरे को मैं कितने दे देता हूँ, 1,20, तो 1,20 दूंगा। अब तू कल को एडजस्ट कर पाए ना कर पाए मुझे कोई मतलब नहीं है, पैन दे देता तो मैं तेरा 10% काटता, 20 काटूँ। समझ आई बात? और ये कल को एडजस्ट होना भी बड़ा मुश्किल है, 30,000 कहाँ गया पता ही नहीं लगना इसका ट्रैक कोई। क्लियर? और ये टीडीएस काटेगा पेयर टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस बाय पेयर कैश पेड या अमाउंट क्रेडिटेड इन बुक्स, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स, या क्रेडिटेड कह दो, बुक्स में लाइबिलिटी बन गई ना आपकी, क्रेडिट कर दिया आपने कर दिया, उस बंदे के खाते में जोड़ दिया, इंटरेस्ट काउंट डेबिट टू राम्स लोन में जोड़ दिया ब्याज, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड कह दो। तो जब बुक्स में एंट्री होगी या फिर जब कैश पे किया, विच एवर इज अर्लियर, कई बार क्या आप कैश पे नहीं कर रहे, उधार कर दिया तो भी टीडीएस काटना है। सैलरी में तो पेमेंट बेस पे था, पर इसमें पेमेंट बेस पे नहीं, इसमें क्या है, कैश पेमेंट और अमाउंट क्रेडिटेड इन बुक्स विच एवर इज अर्लियर, उस बेस पे टीडीएस कटता है। पर एक इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस तभी काट सकते हैं अगर बीते साल पास्ट प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर अगर उनकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा या फीस उनकी क्या है 50 लाख से ज़्यादा हो, अदरवाइज दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्ट टीडीएस। ठीक, लेकिन एक फर्म है उसको काटना ही काटना है, एओपी को काटना ही है, कंपनी को काटना ही है, सरकार को काटना ही है, बैंक को काटना ही है। इंडिविजुअल एचयूएफ में ये सेल का चक्कर पड़ता है, टीडीएस काटना है कि नहीं काटना। ठीक, तो ये कौन सा ब्याज है, कोई भी ब्याज सिक्योरिटी वाला छोड़ के असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ तब काटेंगे जब बीते साल सेल 1 करोड़ या 50 लाख से फीस ज़्यादा हो। रेसिपिएंट कोई भी रेजिडेंट हो, इंटरेस्ट क्या किस पे कटेगा,
सिक्योरिटी डिवेंचर बॉन्ड छोड़ दो, एफडी है, टर्म डिपॉजिट है बैंक में, कोई एक दूसरे में मंडी में लोन नहीं दे देते लोग, पर्सनल लोन राम ने शाम को दे दिया, वो है, उनमें टीडीएस कटता है। कितने परसेंट? 10%। पैन नहीं दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 करके दिखाया, 20%। ठीक। और एग्जम्पशन कहता है एक बाजार में लोग एक दूसरे को दे देते हैं, 5000 तक का ब्याज है तो टीडीएस ना काटो। अगर राम ने शाम को, या कह लो एक्स ने, ये लास्ट ईयर इसकी सेल, लास्ट ईयर सेल इसकी 18-19 में एक्स की सेल है 2.5 करोड़, ओके, काटने के लिए एलिजिबल है। तो ये इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे टू वाई, वाई को इंटरेस्ट दे रहा है 4000 रुपये, तो कहता है छोड़ो यार, एलिजिबल तो है, नहीं काटना, नो टीडीएस, क्योंकि 5000 से कम है। जैसे वो वाइडली हेल्ड कंपनी अकाउंट पे चेक से रेजिडेंट इंडिविजुअल को पेमेंट दे 5000 तक का ब्याज, क्या काटना है 400 रुपये 500 रुपये, छोड़ो, 5000 तक है तो नहीं, 5100 होते ही 510 काट लो, पूरे पे काट लो, ऐसे है। ठीक। लेकिन बैंक वाले, बैंक के सेविंग अकाउंट पे नहीं कटता है, बार बार याद दिला रहा हूँ, नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन सेविंग अकाउंट ऑफ बैंक और पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा, कोई टीडीएस नहीं है। हाँ, टीडीएस है ऑन इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट या आरडी, आरडी होता है ना, एफडी को टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हो। आरडी नहीं होती, कॉपी खुलवाते हो हर महीने, पर मंथ आप फिक्स अमाउंट जमा करते हो, उन पे टीडीएस कटता है इफ इंटरेस्ट जो है टोटल 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो, साल का। बढ़िया कर दिया, पिछले साल तक 10,000 था, मेरी बैंक में एफडी है, ब्याज 30,000 है, तो मेरे खाते में 30 चला जाएगा, बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। अगर मेरी एफडी है, मेरी एफडी पे 50,000 ब्याज बना, तो बैंक क्या है 50,000 पूरे पे काट लेगा, 10% 5,000। टीडीएस की रेट तो 10% है, बताया टीडीएस की रेट इस केस में कितनी है, 10%, पैन नहीं देता तो 20। तो आप देखो, बैंक ने साल का 50,000 रुपये एफडी पे ब्याज बनाया, तो मेरे खाते में 45,000 जाएगा, 5,000 रुपये टीडीएस कट जाएगा। अब दिक्कत और सुनो, मान लो मेरी अलग अलग बैंक में ब्रांचेज में एफडी है, तो सारी एफडी जोड़ लेगा बैंक, फिर देखेगा ब्याज 40 से ऊपर हुआ। आजकल कोर बैंकिंग सिस्टम है सीबीएस, सीबीएस में मतलब ब्रांच का एक के पास एक दूसरे का डाटा होता है। मान लो मेरी क्या है, जयपुर के अंदर जो है विद्यानगर में है एक, मान लो वहाँ पे वो चौकी डानी, उसके आसपास एक वहाँ पे ब्रांच है, तो गांधीनगर एरिया में है, बापू बाज़ार में है, 4 ब्रांचों में मेरी एफडी है थोड़ी थोड़ी, एक में 8,000, एक में 12,000, एक में 10,000, एक में 15,000, सब मिला के 45 हो गया। तो बैंक आपस में ब्रांचें जुड़ी हुई हैं कोर बैंकिंग से, वो टोटल करेंगे, सुमित का पैन नंबर डालते ही पता लग जाएगा, और साल का टोटल बनेगा 45, वो टीडीएस कोई भी एक ब्रांच 4500 रुपये काट के जमा करा देगी। ऐसे अगर बैंक अलग अलग हो गए तो अभी तक ये सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ कि सारे बैंक भी जुड़ जाएं आपस में ना, आपस में अभी तक इंडिया में बैंकों का डाटा जुड़ा नहीं। जिस दिन जुड़ जाएगा तो अलग अलग बैंक की एफडी का फायदा खत्म। अब तो लोग पता है क्या करते हैं, एक बैंक की ब्रांचों में नहीं करवाते क्योंकि तो पता लग जाता है। अब वो करेंगे, थोड़े कैनरा बैंक में एफडी करवा दी, थोड़ी यूनियन बैंक में, यानी जो पीएनबी बन चुका है अब, थोड़ी ओबीसी में करवा दी, अलग अलग बैंकों में करवा दी उन्होंने, ठीक है एफडी। अब क्या है, एक बैंक में 30,000 ब्याज है, एक में 25, एक में 15, टीडीएस कटता नहीं, क्योंकि बैंक आपस में जुड़े नहीं हैं। आपस में जुड़ गए तो वो भी पता लग जाएगा। चलो, तो वो ये कह रहा है कि अगर एक ब्रांच में 40 से ऊपर है तो वो ब्रांच काटेगी, अगर एक में कम है लेकिन सब में मिला के 40 से ऊपर है तब भी कटेगा। बाकी बैंकों का आपस में नहीं जुड़ता, एक बैंक की सभी ब्रांचों का इकट्ठा बैंक वाले कर रहे हैं। आज की डेट में 40 से ऊपर टीडीएस काट रहे हैं, बुजुर्ग का 50 से ऊपर काट रहे हैं। अगर एक सीनियर सिटीजन है, सभी बैंक की, एक ही बैंक की सभी ब्रांचेस का मिला के 60,000 ब्याज बना तो टीडीएस काटेंगे 6,000 रुपये, अगर बना 45, 47, 48 नहीं काटेंगे। बुजुर्ग के लिए 50,000 तक माफ है, टीडीएस नहीं कटेगा। मैं एक नहीं कह रहा इनकम माफ है, टीडीएस नहीं कटेगा। टीटीबी लेगा वो अलग इशू है, ठीक है। और एक कंपनी से, कंपनी में भी आपका डिपॉजिट है तो कंपनी पे वही 5,000 का रूल है। कंपनी की अलग अलग ब्रांच है तो जोड़ के 5,000 से ऊपर, नहीं तो एक ब्रांच में 5,000 से ऊपर ब्याज है तो कंपनी भी टीडीएस काटेगी।
तो बैंक वाला तो बहुत बढ़िया कर दिया, छोटी मोटी एफडी बाहर होगी। अब 6-7% तो ब्याज है बैंकों में एफडी पे लगभग, तो 5 लाख की भी एफडी करवाओगे, साल का 25-30 सारा बनना है, तो टीडीएस कटेगा ही नहीं। अब तो बहुत बड़ी एफडीज पे ही कटेगा, छोटी छोटी एफडी बाहर होगी सारी। पिछले साल 10,000 होता था, उसे बढ़ा के 40 कर दिया, सीनियर सिटीजन के लिए 50 कर दिया। ठीक, कंपनी आज भी 5,000 से ऊपर इंटरेस्ट पे टीडीएस काटती है। याद रखना, एफडी आरडी पे कटता है, सेविंग अकाउंट पे टीडीएस नहीं कटता। पैन नंबर नहीं दोगे तो 20% कट जाएगा। कटता कब है? कैश पेमेंट या अकाउंट्स में क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, उस बेस पे। सबूत के तौर पे बैंक वाले, कंपनी वाले कौन सा फॉर्म देंगे? 16A। राम शाम को भी कौन सा फॉर्म देगा? टीडीएस काटेगा 16A। लेकिन इंडिविजुअल एक दूसरे का टीडीएस तब काट सकता है एचयूएफ जब उसकी खुद की पेयर की क्या होती हो, बोरर पेयर जो इंटरेस्ट दे रहा है, ऑडिट पिछले साल 1 करोड़ से ऊपर सेल या फीस 50 से ऊपर हो, तो वो एलिजिबल है टीडीएस के लिए। पर वो काटेगा कब? जब 5,000 से ऊपर ब्याज होगा। 4,000 हुआ तो कोई टीडीएस नहीं, कंपनी भी 5 से ऊपर हुआ तो काटेगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जम्पशन है, इनमें टीडीएस नहीं कटता कह रहा है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे जितना मर्जी, टीडीएस नहीं काटती। देती है ना लोन पे, कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन बाय फर्म, कोई टीडीएस नहीं काटती। सेकंड कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी ब्याज, ये तो अदर सोर्स में भी था। कोऑपरेटिव सोसाइटी में नेट ग्रोस एक ही बात है, नो टीडीएस का एक टॉपिक था अदर सोर्सेज में, उसमें था नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड का ब्याज, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का ब्याज। कोऑपरेटिव सोसाइटी टीडीएस नहीं काटती। पार्टनरशिप पार्टनर को इंटरेस्ट दे तो टीडीएस नहीं कटता। कंपनी 5,000 तक का इंटरेस्ट दे तो टीडीएस नहीं काटती। चलो वही बात यहाँ भी आ रही है। अगर मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग कहीं से कंपनसेशन मिलना है, होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ, नुकसान हुआ, कंपनसेशन मिलना है, और कंपनसेशन पे इंटरेस्ट लग रहा है कि अभी कैश आया नहीं, ब्याज जुड़ जुड़ के बढ़ रहा है, तो 50,000 से ऊपर का इंटरेस्ट हुआ तो टीडीएस कटेगा उस कंपनसेशन पे, वरना नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड पे भी नहीं करता। ये इनकम टैक्स में पढ़ते हो ना, जीरो कूपन बॉन्ड, इसका मतलब डीप डिस्काउंट बॉन्ड कह लो या जीरो कूपन बॉन्ड। इशू डिस्काउंट पे हुए, पेमेंट पार पे। 100 वाला इशू 90 में हुआ, पेमेंट 100 हो जाएगी, तो 10 रुपये ब्याज समझो चाहे कैपिटल गेन, तो इस पे कोई टीडीएस नहीं है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक वालों को इंटरेस्ट, अब मान लो बैंक वाले मुझे एफडी पे ब्याज देते हैं तो टीडीएस काटते हैं, पोस्ट ऑफिस भी काटेगा एफडी के ब्याज पे। पर मान लो मैं लोन लेता हूं बैंक से, अगर लोन किसने लिया, ये वाला एक्स ले लो, इसकी ऑडिट होती है, ये किसको इंटरेस्ट दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रखा है, इंटरेस्ट ड्यू टू पे, इंटरेस्ट दे रहा है लाख रुपए। स्टेट बैंक को कहता है काटूं तुम्हारा टीडीएस, अब मेरी बारी है, पहले तुम काटते हो एफडी पे, मैं काटूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप अगर किसी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू किसी एलआईसी को, किसी बैंक को, किसी पोस्ट ऑफिस को, किसी, आप नहीं काट सकते टीडीएस, वो लोग काटते हैं आपका टीडीएस। एफडी उफडी, टर्म डिपॉजिट, आरडी ब्याज पे आप नहीं काट सकते। कोई ब्याज एलआईसी, यूटीआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस को मिल रहा है, तो उनका टीडीएस नहीं कटता। वो तो पीछे वाले पॉइंट में भी था, एलआईसी जीआईसी का टीडीएस नहीं कटना। अब बैंक को ब्याज आ रहा है, एलआईसी लोन देता है उसको ब्याज आ रहा है, यूटीआई लोन दे रहा है उसको इंटरेस्ट आ रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, पोस्ट ऑफिस को इंटरेस्ट आ रहा है, तो सामने वाला टीडीएस नहीं काट सकता। एफडी आरडी छोड़ के बैंक किसी खाते पे टीडीएस नहीं काटते। और होता क्या है, करंट अकाउंट पे ब्याज मिलता नहीं, सेविंग अकाउंट पे टीडीएस कटता नहीं, बता दिया मैंने। ठीक, इनकम टैक्स फालतू बड़ा रिफंड आता है, रिफंड के ऊपर क्या आ रहा है इनकम टैक्स से? इंटरेस्ट, उस पर भी कोई टीडीएस नहीं काटता इनकम टैक्स। ओके, तो ये बता रहा है कोई और बिजनेस ट्रस्ट से कोई इंटरेस्ट आता है तो उस पर भी टीडीएस नहीं है। ओके, कंपनसेशन 50,000 से ऊपर का है तो टीडीएस कटेगा, इंटरेस्ट पे नहीं तो नहीं। एक और बात, ज्वाइंट नेम से अकाउंट है, कई बार एफडी है, एफडी ज्वाइंट अकाउंट के है, ये एफडी एक्स एंड मिसिज एक्स के नाम है, एफडी, बैंक एफडी इन पंजाब नेशनल बैंक, और इंटरेस्ट कितना बनता है साल का? 70,000, तो टीडीएस काटना चाहिए 7,000। पर ये एफडी ज्वाइंट है तो क्या 35-35 मानने? ना ना ना, ऐसे नहीं होगा। बैंक को कुछ नहीं इंस्ट्रक्शन देने पे बैंक क्या मानेगा? ये 70,000 किसी एक का मान सकता है जिसका इंटरेस्ट और इंटरेस्ट देखेगा, पता लगता है बैंक को एक्स के नाम और भी इंटरेस्ट आ रहा है 20,000 का, वाइफ के नाम हमारे बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो ये 70 एक्स में ही 20 में जोड़ के और इंटरेस्ट 90,000 पे टीडीएस काट दे।
या तो आप रेशो बना के आओ भी हमारा इतना इतना रेशो है और प्लीज़ टीडीएस दोनों का पैन नंबर लो, दोनों का अलग अलग टीडीएस, ऐसा तो अलग बात है, वरना बैंक तो एक का ही मान लेगा सारा, ये उसी में एक खाते में ही टीडीएस काट लेगा उसी के पैन पे किसी एक के। तो ये बताना आपका काम है। तो खत्म हुआ सेक्शन 194 है। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इसमें कि इंडिविजुअल एचएफ तब काटते हैं जब ऑडिट होती हो 1 करोड़ से ऊपर सेल या फीस 50 से ऊपर, 8% वो 7500 रुपये महीने ट्रक से कम वाली उस ऑडिट, या 50% से कम प्रॉफिट हो 44 ADA तो ऑडिट होती है, वो ऑडिट नहीं देखनी आपको। सेल 1 करोड़ से ऊपर या फीस 50 लाख से ऊपर हो उस केस में इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस काट सकते हैं। 18-19 की सेल या फीस देखनी है। कंपनी फर्म एओपी गवर्नमेंट बैंक हमेशा काटते हैं टीडीएस। कितना हो टीडीएस काटने के लिए, तो बैंक वाले तो 40,000 रुपये से ऊपर, सीनियर सिटीजन का 50,000 से ऊपर साल का हो तो टीडीएस काटते हैं। एफडी आरडी सारी जोड़ लेंगे सभी ब्रांचेस में। अलग अलग बैंकों में तो वो नहीं जुड़ पाएगी। अपने बैंक की सारी ब्रांच, स्टेट बैंक अपनी सभी ब्रांचेस का जोड़ लेगा, कैनरा बैंक अपनी सभी का जोड़ेगा, तो 40 से ऊपर हुआ तो टीडीएस काटेगा 10%। सीनियर सिटीजन है तो 50 से ऊपर। कंपनी टीडीएस काटेगी, कोई एफडी उफडी करती है कंपनी भी तो 5,000 से ऊपर इंटरेस्ट होगा तो टीडीएस काटेगी। सबूत के तौर पे 16 एज भर के देते हैं, ले भाई तेरा टीडीएस कटा है, और अमाउंट क्रेडिटेड इन बुक्स और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर उस बेस पे कटता है। ओके, लेकिन कुछ एग्जम्पशंस हैं, टीडीएस नहीं दो 10 का 20 कटेगा अगर पैन नहीं दोगे, और कुछ एग्जम्पशन है इनमें टीडीएस नहीं कटेगा। पार्टनरशिप पार्टनर को इंटरेस्ट दे, या फिर क्या कोई सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट दे, या फिर कोई एक्सीडेंट एक्ट में मिल रहा है कोई 50,000 से कम अमाउंट, 0 कूपन बॉन्ड पे टीडीएस नहीं कटता। अगर इंटरेस्ट एलआईसी, जीआईसी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहे हैं लोग तो इनका लोग टीडीएस नहीं काट सकते। ओके, सेविंग अकाउंट पे टीडीएस नहीं कटता, एफडी आरडी पे कटता है बस। इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड पे टीडीएस नहीं है। ओके, तो ये ज्वाइंट नेम है तो किसी एक का ही मान के काट लेंगे अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो। ठीक, अब आप इसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लो तो सेक्शन 194A आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है सेक्शन 194A इलस्ट्रेशन 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 अक्टूबर 19 को हरीश की एज 45 ईयर है, उसने 6 महीने की एफडी करवा दी 10 लाख रुपए की 9% पे कोऑपरेटिव बैंक में। तो आप देखो 10 लाख का 9% पर annum 6 महीने की एफडी पे ब्याज कितना बनेगा? 45,000। कहाँ करवाया? कोऑपरेटिव बैंक में। तो एफडी करवाई 31 मार्च तक की, तो 6 महीने का टीडीएस। सीनियर सिटीजन नहीं है बंदे की, हरीश की एज 45 साल है, सीनियर सिटीजन होता तो टीडीएस ना कटता, 50 के बाद कटता। अभी टीडीएस कटेगा @ 10% 4500 रुपये कटेगा। बैंक वाले हमेशा काटते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है 1 जून 19 को गणेश की उम्र 49 साल है, उसने 3 एफडी करवाई 3-3 लाख रुपए की, 3 एफडी करवा दी यानी कि 9 लाख रुपए की। ठीक, @ 9% पर annum। कब करवाई है ये? 1 जून 19। 10 महीने का ब्याज बनेगा। ठीक है, द्वारका, जनकपुरी और रोहिणी ब्रांच में करवा दी बैंक में, एक ही बैंक की ब्रांचेज है, सीबीएस सिस्टम है। एफडी मैच्योर कब होगी? तीनों एफडी मैच्योर्ड ऑन, ये मैच्योर होगी 28 फरवरी 20 को। तो कितने महीने का गैप है इसमें? देखना, ये जो गैप है 9 महीने का है। देख लो ध्यान से, अप्रैल में गया, लास्ट में मार्च गया, तो अप्रैल छोड़ दो, मई का ब्याज नहीं, और लास्ट में मार्च का ब्याज नहीं, मार्च 20 का, ये 19 और ये 19, ये छोड़ दो, 9 महीने का ब्याज। तो आप 3 लाख प्लस 3 लाख, देखो 3 लाख इंटू 3 एफडी 9 लाख, 9 लाख पे 9%, 9 महीने का ब्याज बना लो कितना बनता है 9 महीने का। 9 लाख का 9%, 9 लाख का 9%, 9/12, 60,750 बनता है टोटल इंटरेस्ट सभी ब्रांचेस का। 3 एफडी एक ही बैंक की है, तो टीडीएस कितना काटेंगे बैंक वाले? 10%, 6,075 रुपये काट लेंगे टीडीएस। अगर पैन नहीं दोगे तो फिर ज़्यादा भी काट सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, 1/4/19 को राजेश 55 साल का है, एफडी आरडी करवा दी, हर महीने जा रहे हैं, हर महीने 80-80 हज़ार जा रहे हैं, यानी कि आपके 1/4/19 को जा रहे हैं कितने पैसे? 80,000। फिर आपके कितने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट में? क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पॉइंट। फिर 1 मई 19 को जा रहे हैं 80, फिर इसी तरह से 1 जून 19 को जा रहे हैं 80, धीरे धीरे हर महीने जाएंगे, 1 मार्च 20 को भी जाएंगे 80,
इस तरह से 80-80 जाने, इस पे 12 महीने का ब्याज, इस पे 11 महीने का, इसके ऊपर 10 महीने का, इस तरह। तो आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, हमें सोल्व करके दे रहा है 41,600 बनता है। इस पे टीडीएस कटेगा, हाँ टीडीएस कटेगा 10%, 4160। आरडी पे भी टीडीएस कटता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। और ये इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर बन रहा है, 40,000 से कम बनता तो ये भी बच जाता, ये भी 40 से ऊपर है, ये भी 40, या उम्र बंदे की होती 60 से ऊपर तो ये दोनों तो बच जाते टीडीएस, क्योंकि सीनियर सिटीजन में 50,000 तक टीडीएस नहीं कटता। पढ़ लोगे तो ये सेक्शन पढ़ लो, कल आप इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे टीडीएस के टॉपिक को। थैंक यू।